संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन है और ये संग्रहालय कहाँ पर है, कोई बताएगा? कहाँ पर? कहाँ? मिस्र में। अच्छा, इसकी अवस्थिति अगर पूछा है आपसे, अवस्थिति, इसकी अवस्थिति बता दीजिएगा। मिस्र में, मिस्र में हो जाएगी इसकी अवस्थिति। और स्वीडन आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है, ये बात भी ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बात भी अपने आप में सही है, दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। आगे है, दिया यूएई को यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम के लिए चुना गया। एमएबी कार्यक्रम का मतलब होता है, देखिए एम ए और बी, ठीक है। तो इसमें एम का मतलब होता है मानव या मनुष्य, ए का मतलब होता है एंड, बी का मतलब होता है बायोस्फीयर। तो ध्यान दीजिएगा, मानव और बायोस्फीयर इसको हम बोलते हैं, मानव और बायोस्फीयर प्रोग्राम, मानव और बायोस्फीयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एमएबी के कार्यक्रम के लिए किसको चुना गया? तो ये यूएई को नहीं चुना गया था, बल्कि चुना गया था ओमान। किसको चुना गया? ओमान को चुना गया था। मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। पूछा है सही कौन सा होगा, तो 1 और 2 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बाकी तीसरा नंबर आपका गलत है, यूएई नहीं होगा बल्कि ओमान हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। दुनिया का पहला तैरता हुआ आइलैंड ये उत्तरी कोरिया बना रहा है, उत्तरी कोरिया बना रहा है। कहां पर? चीन द्वारा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? चीन द्वारा। G8 में पुनः रूस को शामिल करने की घोषणा की गई, ये बात क्या है? सही है, G8 के अंतर्गत रूस को शामिल करने की घोषणा किया गया। और G8 से बाहर भी किसको कहा गया था? बाहर रूस को कहा गया था। जब रूस बाहर हुआ तो G8 जो था ये क्या बन गया? G7 बन गया। अभी इसका रूप क्या है? तो G7 है। अगर हम G7 की बात करेंगे तो G7 की बैठक का आयोजन वर्ष 2024 के अंदर कहां पर करा गया? कहां पर? 2024 की बात हो रही है, कहां पर? इटली में। अगर हम इसके 2025 वाले संस्करण की बात करेंगे, कहां पर? कनाडा के अंदर ना। और 2026 वाला आयोजन कहां पर? फ्रांस के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 26 का आयोजन, 25 का आयोजन और 24 का आयोजन, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे G20 की बात करते हैं, G20 तो 20 का आयोजन वर्ष 2023 में कहां? भारत। वर्ष 2023 में कहां? भारत। और इसी का आयोजन वर्ष 2024 में कहां? कहां पर? 1 सेकंड। 24 वाला आयोजन कहां पर? ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील। और 2025 का आयोजन कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। कहां? दक्षिण अफ्रीका। और 2026 वाला आयोजन कहां पर? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका के अंदर। ये इतनी बातें याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। दिया है, फिजी ट्राइकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश बना है। तो बात तो ठीक है, 26वें नंबर का देश बना है जिसने ट्राइकोमा को समाप्त किया है। और ध्यान दीजिएगा, मलेरिया मुक्त देश WHO द्वारा पिछले वर्ष यानी वर्ष 2025 में कौन बना? सूरीनाम बना। मलेरिया मुक्त पूछेगा कौन होगा? सूरीनाम। और ट्राइकोमा मुक्त देश कौन सा बना? ट्राइकोमा मुक्त देश बना सेनेगल। कौन बना? सेनेगल। और सवाल पूछेगा आपसे कि रूबेला से मुक्त कौन हुआ? रूबेला से मुक्त होने वाला देश कौन? नेपाल होगा। ये इतने देश थे जो 2025 के अंतर्गत मुक्त हुए थे। और ट्राइकोमा से और एक मुक्त होने वाला देश कौन सा बना? तो फिजी बना। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता दिसंबर 2025 में हुआ था, ये बात अपने आप में सही है। अगर हम एफटीए की बात करेंगे, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर हम एफटीए की बात करते हैं, एफटीए तो ध्यान दीजिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा? ब्रिटेन होगा। इसमें शामिल होने वाला पहला देश ब्रिटेन। ब्रिटेन न लिखा है तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? इंग्लैंड लगा लीजिएगा। और दूसरा इसमें शामिल होने वाला कौन सा? न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। और इसमें तीसरा शामिल होने वाला देश ओमान होगा। यानी इन 3 देशों के साथ भारत ने प्रारंभिक चरण में एफटीए को साइन किया, जिसमें कि पहला देश कौन सा? इंग्लैंड होगा। अगर हम बात करते हैं व्यापार की, तो याद रखिएगा, भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच एक समझौता करा गया कि हम अपने व्यापारिक साझेदार को, अपने व्यापारिक साझेदारी को कितना बढ़ाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर अपने व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए इन्होंने घोषणा किया। और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का टारगेट कब तक रखा? सन 2032 तक का रखा। कहा कि हम 2032 तक 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड करेंगे भारत और यूएई के बीच। ये बात अपने आप में ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा 701.35, यही है ना, 701.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये राशि आपकी बिलियन में है, बिलियन अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर ये भारत के अंदर एक तरह से देखा जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार रहा है। और सवाल बनेगा कि भारत के अंदर रेमिटेंस कितना आता है? तो भारत के अंदर अगर रेमिटेंस की बात करेंगे तो भारत के अंदर आने वाला रेमिटेंस 135.35, यही है ना, 135.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के अंदर रेमिटेंस प्राप्त होता है। अमेरिकी डॉलर भारत के अंदर रेमिटेंस प्राप्त होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। पीछे टीवी आ गया ना, लग जाएगा, आज लग जाएगा, केवल आज भर थोड़ी परेशानी है, आज शाम को लग जाएगा, कल से दिखेगा आपको। फिलहाल इतना देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने कराया भी है, ये भी कराया, इधर का हिस्सा मैंने कराया है, ये वाला पार्ट आप नोट कर सकते हैं ना इसको। हालांकि मैंने कराया हुआ है होमवर्क सीरीज में, ये बैच, ये क्वेश्चन होमवर्क सीरीज बैच में कराया गया है। भारत प्लस यूएई के बीच एक व्यापारिक साझेदारी हुई, जिसने कहा कि हमें अपने व्यापार को कितना बढ़ाना है? 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। और कब तक ले जाना है? 2032 तक। यानी टारगेट कब तक रखा इन्होंने? वर्ष 2032 का टारगेट रखा। आगे प्रश्न है, दिया है कथनों में कौन सा ठीक है? सही कथन चुनिए। यूनेस्को के 20वें सत्र के दौरान पेरिस से दीपावली को 16वीं अमृत धरोहर के रूप में शामिल किया गया। नहीं, 20वां सत्र तो ठीक है, लेकिन 20वां सत्र का आयोजन हमने कहां पर देखा? नई दिल्ली। इसकी घोषणा कहां से किया गया? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से ये घोषणा किया गया, नई दिल्ली से घोषणा किया गया, नई दिल्ली से घोषणा किया कि भारत के अंदर जो 16वीं अमृत धरोहर है, 16वीं अमृत धरोहर कौन सी हो जाएगी? तो दीपावली हो जाएगी भैया, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहां से जरूरी है। दिया है 23वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन 2025 नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुआ। ये बात क्या है? सही है, मतलब दूसरा सही हो जाएगा, पहला आपका कट जाएगा, केवल 2 सही है, उत्तर भी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, दिया है यूनेस्को के कार्यवाही बोर्ड में भारत को किन वर्षों के लिए शामिल किया गया? तो भारत को शामिल किया गया 25 से कब? 29 के लिए। यूनेस्को के कार्यवाही बोर्ड में भारत को 25 से 29 के लिए शामिल किया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक सवाल और पूछेगा, एक सवाल और पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। यूएन का एक सामाजिक और आर्थिक परिषद है, सुना है आपने? यूएन का एक सामाजिक और आर्थिक परिषद है। अच्छा, इस सामाजिक आर्थिक परिषद में भारत है क्या? यूएन का एक संगठन है जिसको हम सामाजिक और आर्थिक परिषद कहते हैं, क्या इसमें भारत शामिल है? इसमें भारत शामिल है। और कब तक के लिए शामिल है? वर्ष 2026 से लेकर 2028 तक के लिए शामिल है, 2 साल के लिए। यूएन के सामाजिक और आर्थिक परिषद का हिस्सा भारत है। और कब से कब तक का है? तो 26 से लेकर 28 तक का भारत है, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक अपना कैंपस भारत में कहां खोलने वाली है? तो गुरुग्राम में। और गुरुग्राम की अगर बात करेंगे तो आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए का हेडक्वार्टर, आईएसए का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम। इसको हम सौर गठबंधन कहते हैं, सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब कहा गया था? वर्ष 2021 में। और कौन सी पार्टी थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। और इसका आयोजन कहां किया गया था? पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर होने वाले समझौते में एक संगठन बना जिसका नाम क्या दिया गया? आईएसए। क्या नाम दिया गया? आईएसए। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आगे इसमें भारत है क्या? हाँ, तभी तो भारत में इसका मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा। जयपुर की बात करेंगे, जयपुर, जयपुर की अगर बात करते हैं तो क्या जयपुर को एससीओ में शामिल किया है? एससीओ में शामिल पहला शहर कौन सा? जयपुर। यूनेस्को में शामिल दूसरा शहर कौन सा? जयपुर। यूनेस्को में अगर सेकंड शहर पूछेगा, सेकंड शहर तो कौन होगा भैया? जयपुर। अच्छा, यूनेस्को में पहला शहर कौन सा? अहमदाबाद। बना इतना। चलिए आगे प्रश्न है, इसरो द्वारा मिशन मंगलयान 2 को कब लॉन्च करने की योजना है? वर्ष 2028 में। 2028 में मिशन मंगलयान 2 लॉन्च करने की योजना है। अगर मंगलयान की बात करते हैं, मंगलयान फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो मंगलयान फर्स्ट को कब भेजा गया था? वर्ष 2013 में भेजा गया। और ध्यान दीजिएगा, और ये जल का नमूना लाने के लिए भेजा गया था, जल का नमूना लाने के लिए मंगल पर भेजा गया था। और यहीं से एक बात ध्यान दीजिएगा, मंगलयान की बात करेंगे, किस रॉकेट से भेजा गया था? रॉकेट PSLV C-25 नामक रॉकेट से भेजा गया था। और इसमें भारत सरकार का कौन सा मिशन शामिल था? मिशन का नाम होगा मिशन मॉम। मॉम का मतलब क्या होता है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मॉम का नाम हो जाएगा मार्स ऑर्बिटर,
मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से हम इसको जानते हैं, बात याद रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और यहाँ से बढ़ेंगे आगे। आगे दिया है एकात्मा 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। यह भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। सही है क्या, गलत है ना? भाई एकात्मा का आयोजन भारत तो है इसमें, लेकिन भारत के साथ कौन है? मालदीव। कौन है? भारत और मालदीव की नौसेना के बीच होने वाले अभ्यास का नाम क्या है? एकात्मा है, याद रखिएगा। अच्छा, श्रीलंका की बात करेगा ना, सुनिएगा। एक है आपका मित्र शक्ति, क्या है? मित्र शक्ति, और दूसरा कौन सा? स्लाइनेक्स। कौन सा? हाँ, तो मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स पूछेगा, ये अभ्यास किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। इतना ध्यान दीजिएगा। अब बढ़िएगा आगे, देखिए एक सवाल और पूछेगा दोस्ती। एक क्वेश्चन बनेगा आपका दोस्ती से। दोस्ती अभ्यास किसका है? वायुसेना की नौसेना कि थल सेना? किसका है? नौसेना। और दोस्ती में कौन शामिल है? भारत। भारत के साथ म्यांमार, सॉरी मालदीव है। मालदीव के साथ और कौन है? श्रीलंका है। इसका आयोजन कहां पर? मालदीव में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना और श्रीलंका, श्रीलंका ने बल्कि क्या होगा? मालदीव। इसका आयोजन दिसंबर 2025 में गोवा में किया गया। बात क्या है? सही सही मतलब बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है, इसको देख लीजिए। आगे प्रश्न दिया है कि दिसंबर 2025 में बांडी बीच पर हुए आतंकी हमले के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। देखिए, त्योहार मनाया जा रहा था हनुक्का, तो सवाल कभी आपसे बनेगा कि हनुक्का जो त्योहार है, हनुक्का त्योहार का संबंध किस देश से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हनुक्का त्योहार का आयोजन कहां किया गया? ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ना, हनुक्का त्योहार लोग मना रहे थे, एक तो बीच था वहां पे सब मना रहे थे, और वहां पर एक पिता और पुत्र की हत्या हो गई, गोली चल गई, अचानक से एक शख्स आया, गोली मार दिया। कोई मतलब नहीं है कि हुआ क्या है, समझ रहे हैं ना? कारण पता नहीं चल पाया कि किस कारण से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आया और गोली चला दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का आतंकी यहूदी हमला था, बदले की भावना से हमला करा गया था। बांडी बीच ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। और आतंकवाद यहूदी हमला ये किस त्योहार के दौरान हुआ था? हनुक्का। मतलब कथन दोनों अपने आप में सही होगा। ये न्यूज़ बताया था जिस टाइम हुआ था। आगे है, रामसर स्थलों के संबंध में कथनों पर विचार करिए। सिलीसेड कहां है? सिलीसेड कहां पे? राजस्थान। और कोपरा कहां? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। मतलब दोनों कट जाएगा ना, कोई ठीक नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, 94वीं रामसर की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? 94वीं रामसर कौन सा? गोगावीर कहां है? कटिहार। मतलब कहां? बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, 95वीं रामसर कौन सा? सिलीसेड। 95वीं रामसर कौन सा? सिलीसेड कहां है? राजस्थान। 96वीं रामसर कौन सा? कोपरा। क्या है? कोपरा जलाशय कहां है? कोपरा जलाशय कहां? छत्तीसगढ़ का पहला रामसर कोपरा। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर कोपरा। और 97वीं रामसर पूछेगा, 97वीं कौन सी? पटना, पश्चिम बिहार। ध्यान दीजिएगा, पटना, पश्चिम बिहार, एटा उत्तर प्रदेश के अंदर ये है 97वीं। और 98वीं रामसर की बात करेगा, 98वीं कौन सा होगा? गुजरात वाला होगा ना, चारी ढांड। चारी ढांड पूछेगा, चारी ढांड ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। और अगर हम बात करेंगे आगे 98 और 99वीं रामसर कौन सा है? कौन सा? सेखा। सेखा है कहां पे है? कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और 99 के बाद सभी कौन सी? कौन सी? सुखना या फिर सुरहाताल? सुरहाताल कहां पर? उत्तर प्रदेश। फिलहाल इतना देख लीजिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न है आपका। और यहाँ से बढ़ेंगे आगे। प्रश्न दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिसंबर 2025 में राजकुमार गौल ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त, सॉरी मुख्य सूचना आयुक्त के पद के रूप में शपथ लिया। ये बात सही है। केंद्रीय सूचना आयोग में CIEC के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ये बात भी सही है, मतलब कथन दोनों अपने आप में सही है। सूचना आयुक्त के बारे में पूछा है, नियुक्ति के संबंध में सवाल बनाए, देख लीजिएगा एक बार। आगे प्रश्न है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में क्वेश्चन बनेगा तो बना लेंगे ना। राजीव मेमानी का नाम सुने हैं? जरा बताइए इनका संबंध किससे है? राजीव मेमानी, उद्योग परिसंघ। सवाल बनेगा, उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी। पहले कौन थे? उदय कोटक। कौन थे? उदय कोटक के स्थान पे कौन आया? राजीव मेमानी। अब मुझे जरा ये बताइए, वायुसेना के अंदर किसको अपॉइंट किया गया? वायुसेना में, अच्छा वायुसेना नहीं, थल सेना, सॉरी थल सेना बताइए। थल सेना के अंदर कौन अपॉइंट किया गया? धीरज सेठ। किसको? धीरज सेठ। और सवाल बनेगा, सीडीएस किसको बनाया गया? राजा सुब्रमण्यम। किसको बनाया गया? राजा सुब्रमण्यम को बनाया गया भारत का सीडीएस। और इतनी बातें याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी NECA 2025 के बारे में कथनों पर विचार करिए। कर्नाटक को समूह 1 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। कथन दोनों देखिए सही है, बना लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। आगे है, भारत की जनगणना 2027 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। जनगणना 2027 देश की 16वीं गणना है। 27 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है? 8वीं गणना। यानी पहला सही और दूसरा गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही है? केवल एक सही होगा। क्वेश्चन करंट वाला पूरा उठा लीजिए, ठीक है ना, जितना क्वेश्चन कराए हम पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक। क्वेश्चन केवल करंट का, खाली करंट का, या तो ओवरऑल सेट। एक बार देखिए, रिवीजन करने की आवश्यकता है। प्लान बना लीजिए, एक सप्ताह का प्लान बनाइए, 7 दिन का। 7 दिन का प्लान पूरा सेट उठाइए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन करिए। 7 दिन का प्लान पूरा सेट उठा लीजिए आप, पूरा सेट करंट सहित क्वेश्चन ओवरऑल उठा लीजिए, हम तो कहेंगे क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है। तो पूरा एक बार हम सीरीज का सेट उठा लीजिए 7 दिन के अंदर। 20 से पहले ना सब खत्म कर दीजिए, 20 से पहले खत्म करिए, क्योंकि 20 के बाद केवल 2 काम अपने पास रह जाए। एक तो बिहार स्पेशल का बढ़िया वाली क्लास, और दूसरा साइंस, और तीसरा करंट अफेयर, जिसमें कि करंट अफेयर बिहार स्पेशल आपको हम पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, बायोलॉजी आप हमसे पढ़िएगा, मनीष सर से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री करिएगा। और ये सारा काम आपका, ये सारा कुछ सुनो यार, हम जो बोल रहे हैं वो, ये सारा कुछ 21 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा ना, यानी 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 के दौरान ये 3 विषय आपके प्रैक्टिस में रहेंगे और 3 विषय को बढ़िया से कराया जाएगा। और इतिहास में क्या करना है हम आपको 20 तारीख को बताएंगे। इतिहास का ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार है, कहां से पढ़ना है और जो पढ़ना है हम उसकी चर्चा 20 को करेंगे, आपसे 20 को। बाकी 21, 22, 23, 24 ये 4 दिन के भीतर ध्यान दीजिएगा। 4 दिन के भीतर, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लास हो, चाहे आपकी ऑनलाइन क्लास हो, जैसे भी क्लास लगती है, इन सभी क्लास में आपको 3 विषय दिखेगा, या तो करंट अफेयर, या बिहार स्पेशल, या फिर साइंस का सेगमेंट रहेगा। हिस्ट्री कहां से पढ़ना है आपको हम बताएंगे, समझ आए ना। जैसे बिहार दरोगा के बारे में आपको बताया था मैंने, इसी तरह से इसमें भी बताएंगे कहां से इतिहास वाला कि हम खत्म कर देंगे चैप्टर वाले में। और सिलेबस भी लगभग संभवतः लगभग हम लोग सिलेबस को भी पहुंचा देंगे। एक आध 2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट से बचेगा, तो बचेगा, कोई मैटर नहीं करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जितने भी कोर पॉइंट हो सकते हैं हमने पढ़ा दिया है, समझे। जैसे बजट हो गया, हर तरह के हिस्से को मैंने पढ़ा दिया है। अब खाली 21 से लेकर 24 तक इस पर काम हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़िया से काम हो रहा है। 21 से लेकर 24 तक करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस वाला पोर्शन, ये 3 चीजों पर वर्क होगा आगे 4 दिनों के लिए। अब ऐसा क्यों मैंने किया है, करंट अफेयर आपको हम पूरा पढ़ा दिए हैं, बिहार स्पेशल तब तक पूरा खत्म हो जाएगा, साइंस वाला पोर्शन भी लगभग खत्म हो जाएगा। अब जब खत्म हो जाएगा तो इन पर गहन रिवीजन की आवश्यकता है, तो मात्र केवल रिवीजन के पर्पस से ये क्लास चलाई जाएगी। और लगातार 21 से लेकर 24 तक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, कभी क्लास ऑफलाइन भी हो सकती है, कभी ऑनलाइन भी हो सकती है, क्योंकि उस समय 1-2 क्लास हम बंद करेंगे। जब बंद करेंगे तो हम रात भर पढ़ाएंगे, फिर ध्यान देना। और ये 21 से शुरू हो जाएगा, 21 तारीख से, 21 से लगातार 24 तक, 21 से लगातार 24 तक, लगातार आपको 24 तक क्लास आपकी चलेगी, 24 तक। 25 तारीख को थोड़ा रिलैक्स होइएगा, 26 को जाके एग्जाम दे लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं रिलैक्स होगा सब, फिर ढूंढेगा यूपीएससी में आने वाले सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्शन दिलाए। क्या केवल एक मैराथन क्लास जिससे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर,
सर पीवाईक्यू का क्लास, हम इसके क्लास के बारे में क्या बताएं, मतलब हम क्या करवाना चाहिए, देखिए जरूरी है, लेकिन हम मतलब थक जाते हैं एकदम, हम मतलब क्या बताएं क्या। सबसे बड़ी गड़बड़ काम ही है ना कि पुराने बैच में हम पढ़ाए बैच ही गायब है, देख रहे हैं। अगर वो होता तो हम अपलोड करवा देते डायरेक्ट इसमें। स्टैटिक वाला क्लास आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जोड़िए ना प्रीवियस ईयर, जो पढ़ाएंगे आप, बहुत माइंड नहीं लेना है क्या। जानते हैं ना प्रीवियस पढ़ाएंगे ना, एक चीज समझिएगा थोड़ा, है समझो यार सब लोग। देखिए प्रीवियस पढ़ाएंगे ना, आप लोग को पता नहीं, मेरे को बहुत मतलब लोड है। प्रीवियस पढ़ाएंगे, देखो हम करंट अफेयर का क्वेश्चन लिखते हैं यार, समझ रहे हो ना। इसको हम लिखते हैं, आप प्रीवियस पढ़ाएंगे ना, तो मान के चलिए अगर हम 11 बजे तक भी पढ़ाते हैं, 11 बजे तक रात तक, मान के चलिए अप्रॉक्सिमेटली क्लास खाली होता है 8 बजे, अभी तो खैर खाली है, हम सोचिए क्या बस ना, और कुछ पढ़ने की डिमांड नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, फिर डन रहा, कुछ मत बोलिएगा ना। हाँ, हम 10 बजे का प्लान किए, दरोगा बैच में लगे। एक चीज पता है, जैसे देखिए होता क्या है, पढ़ा देना है समथिंग, समझ रहे हैं ना। एक तो और सिचुएशन में, और सिचुएशन का मतलब जब सोने का टाइम है तो हम लिख रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये तो खैर पढ़ाने का टाइम है, पढ़ाते टाइम तो हम 10 घंटा पढ़वाइए, कोई फर्क नहीं पीसेस पड़ता है मुझे, लेकिन जो साइड वाली क्लास होती है, साइड वाला जो काम होता है ना, वो बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं। सुबह का देखिए टेस्ट भी है, उसमें भी लगभग छात्र बीपीएससी का 100% छात्र बीपीएससी का है, तो हर कोई तो अपने अपने बेस से उम्मीद बना के रखा हुआ है, तो थोड़ा समझिएगा। चलिए इतिहास, बिहार स्पेशल और साइंस का हम प्रीवियस करा देंगे, ठीक है क्या। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जलधारा कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे ध्यान में नहीं है। जब 2 क्लास में आपकी इंडियन ज्योग्राफी, बहुत चीजें तो हम नया पढ़ने की डिमांड करते हैं आप लोग। और इस बैच में हम जितना पढ़ाया, पता कर लीजिएगा, जो बैच फुल लेंथ होते हैं उनमें नहीं पढ़ाया गया है, बाकी देख लीजिए आप। चलिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के संदर्भ में करा देंगे ना आप लोग का, इतिहास का, बिहार स्पेशल, साइंस का प्रीवियस हम ऑल कराएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं ना। एग्जाम तक नहीं कराएंगे, अगर एग्जाम मतलब 24 तारीख तक क्लास खत्म होते तक नहीं कराएंगे तो आप मुझे दोस्त दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, देखिए हम चाहते हैं ना, समझिएगा पेपर ना काफी ज्यादा ओल्ड है, थोड़ा ना देखिए मेरी बातों को आप लोग समझ नहीं पाते हैं, पेपर ओल्ड है। और हम जो आप लोग को क्वेश्चन कराते हैं ना, ये प्रीवियस की डिमांड कौन करता, जो उस 72वीं वाले बैच के छात्र हैं ना, अगर वो सब डिमांड करते तो हम उनकी बात को जेन्युइन मानते। यहाँ सब मांग कर रहा है, ये बताइए कि आप लोग ने हमने छोड़ा क्या है। आप साइंस, इतिहास, सॉरी ये हिस्ट्री का, आप हिस्ट्री का पूरा उठा लीजिए, हम तो डाल दिए पीडीएफ डाल दिए उस पे एप्लीकेशन पे, पीडीएफ उठाइए, देखिए आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, सोचिए बन रहा है। तो जाहिर सी बात हम लोगों ने यहाँ पढ़ाया तभी तो बन रहा है ना। उसमें दक्षिण भारत का कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बाकी सब बन जाएगा, मतलब ऑल टू ऑल, ए टू जेड बनेगा। हाँ बस है क्या कि आप लोग का एक ब्रीफ रिवीजन हो जाता है, वहाँ पे एक फायदा वाली बात है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जानते हैं मेरा मानना क्या है, वो तो कंटेंट एग्जामिनर बनाया है, वन लाइनर क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन हम बना के आप लोग को यहाँ से देते हैं, उसमें हम एक एक लाइन मेंशन करते हैं। पता है आपको, बिहार स्पेशल आप ढूंढिए, आज देखिए बिहार स्पेशल, आप एक एक लाइन, मैंने एक सिंगल लाइन भी हो तो मैंने मेंशन किया है उसमें, कभी आप लोग गहराई में जाके देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मेहनत कितनी है। तो हम अपने कंटेंट पे मेरा ज्यादा विश्वास है, बाकी अदर देन, समझ रहे हैं ना, हम अपने वाले पे ज्यादा जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे उसी पे भरोसा है। हाँ प्रीवियस ईयर की जहां तक बात रही हम करा देंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा, ये बात अपने आप में सही है। अच्छा ये मखाना बोर्ड है ना, नहीं मखाना के निर्यात पर समझौता करा इन्होंने, लेकिन मखाना बोर्ड पर जो सम्मेलन है, मखाना बोर्ड पर जो सम्मेलन है, सम्मेलन इसकी अध्यक्षता करा गया है, अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता करा गया है, अध्यक्षता ध्यान दीजिएगा, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब जरा बताइए इसके मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान, इसके मंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, इसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, नोट कर लीजिएगा। दिया है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का आधिकारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में 15 सितंबर 2025 को किया गया। ये बात अपने आप में देखिए गलत है, सही है, सितंबर चुनाव का टाइम था ना, हाँ ठीक है मतलब पहला कर जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। और अगर बात करेंगे हम मखाना बोर्ड की, तो भैया ध्यान दीजिएगा, जो मखाना पर बोर्ड है, मखाना पर बोर्ड, इसकी चर्चा किस बजट में करा गया है, इसकी चर्चा करा गया है किसमें, 2025 और 2026 के बजट में। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है, 25 और 26 के बजट में चर्चा किया गया, कहा कि मखाना बोर्ड बनेगा, और प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर कहा कि बोर्ड कहां बनेगा, पूर्णिया में। कहां पर, पूर्णिया। अच्छा मखाना के लिए महोत्सव का आयोजन वर्ष 2024 वाला आयोजन, ध्यान दीजिएगा कहां पर, बंगलुरु के अंदर। 24 वाला आयोजन कहां, बंगलुरु। देखिए आयोजन तो 24 का था, लेकिन हुआ कब, 25 में, और 25 का आयोजन हुआ कब, 26 में। तो अगर 26 का आयोजन पूछेगा तो आप कहां बताएंगे, पटना में। कहां पर, पटना के अंदर। आगे, भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने की अनुमति देता है। ये बात अपने आप में सही है। सवाल बनेगा कि शांति विधेयक का संबंध किससे है, परमाणु ऊर्जा। किससे होगा, परमाणु ऊर्जा। पूछा था ना शांति समझौता, ऐसे पूछता है, शांति समझौता। ये जो शांति समझौता है ना, इसका संबंध किससे है, परमाणु ऊर्जा। किससे होगा, परमाणु ऊर्जा। ये बताइए भारत सरकार ने कोई टारगेट फिक्स किया है क्या, भारत सरकार ने कहा कितना, 100 गीगावाट हम परमाणु एनर्जी बनाएंगे कब तक, सन 2047 तक। भारत ने 2000 अच्छा दिया है क्या, कितना गीगावाट, 100, यानी दूसरा क्या है गलत, केवल एक सही। इसको मान लीजिएगा। हाँ आगे प्रश्न है, दिया है आपका यूएनएई के बारे में दिया है, संयुक्त राष्ट्र, इसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा। देखिए असेंबली माने महासभा, एनवायरमेंट माने पर्यावरण, एन से राष्ट्र, और यू से हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन असेंबली फॉर एनवायरमेंट, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा। यह दिसंबर 2025 में जेनेवा में आयोजित करा गया। ये बात सरासर गलत है, लिखिएगा 2025 में इसका आयोजन केन्या के अंदर करा गया। आयोजन कहां पर करा गया, नैरोबी में। कहां पर, नैरोबी। और नैरोबी कहां पड़ता है, केन्या में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि वन्य अग्नि पर भारत का प्रस्ताव यूएनएई 7 में अपनाया गया। ये बात अपने आप में सही है, यानी महासभा की 7वीं बैठक में कह सकते हैं आप, पर्यावरण महासभा की 7वीं बैठक में, पर्यावरण महासभा की 7वीं बैठक में इसको अपनाया गया। ये बात 7 में अपनाया गया। ये बात अपने आप में सही है, यानी महासभा की 7वीं बैठक में कह सकते हैं आप, पर्यावरण महासभा की 7वीं बैठक में, पर्यावरण महासभा की 7वीं बैठक में इसको अपनाया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। दिया है पहला तो आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। सही कथन कौन सा है, केवल 2 सही है। ये बात अपने आप में बना लीजिएगा, केवल 2 सही है। और बढ़ेंगे यहाँ से आगे। हाँ एक दूसरी बात जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए टापस के तमाम इंटरव्यू वाले जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया है, छात्र क्या कर रहा है ना, मैक्सिमम देख रहा है, और देखकर एक दो छात्रों ने मेरे को मैसेज किया हुआ था कि फला मतलब ये किताब वो किताब। ये बताइए कि आप अगर बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, कि हमें कभी उस काम पर हाथ नहीं लगाना चाहिए जिसको हम पूरा न कर पाए, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा कि ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन पढ़ो, अभी छात्र मैसेज कर रहा था, सर मेरा एग्जाम 12वीं का पीटी है, क्या माजिद हुसैन पढ़ लें, कल किया था, कल हम कहे पढ़ लोगे तुम, ताकि सर बहुत मोटा किताब है, तो हम बोले तब। तो एक चीज समझिएगा, स्ट्रेटजी आप अपनाइएगा। फिलहाल आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, जितना आपने पढ़ा है, देखिए आपको हम पिछले 2-3 महीने से गाइड करते हुए आ रहे हैं, 3 महीने से, अप्रैल मई जून जुलाई भी बीतने को है लगभग, अब तो
है, मतलब आधे मिनट पे आ गए हम लोग। एक तरह से कहा जाए प्रॉपर 3 महीना आप लोग मेरे गाइडेंस में रहे हैं। तो 3 महीना मैंने आपको गाइड किया, 3 महीना के अंदर हमने आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाना है कि आपको मैंने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया, हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। और आपने क्या पढ़ा ये आपसे बेहतर दूसरा नहीं जान सकता है। तो एग्जाम में मेन करना क्या होता है लास्ट टाइम कि हमने क्या पढ़ा और क्या छोड़ा, इसी का विश्लेषण करना होता है कि जो पॉइंट हमने छोड़ा है उसको सीमित समय के अंदर पढ़ लें, जो पॉइंट हमने पढ़ लिया उसको सीमित समय के अंदर रिवीजन कर लें। तो हमने तो आपको लक्ष्य दिया है कि आप जितना अपने से पढ़ पाए आप 20 तक पढ़ लीजिए, 20 तक अपने से पढ़ लीजिए जितना आप पढ़ पाए। अपने से पढ़ने का मतलब क्या है, करंट अफेयर का जनवरी टू ये मतलब जून पीडीएफ पूरा पढ़ जाइए। होमवर्क सीरीज का 1 से लेकर आज कौन सा 61 है, 61 है ना, 61 है। ये क्लास संभवतः 72 73 तक जाएगी, ज्यादा ही जाएगी उससे, क्योंकि बीच में ज्यादा सेट मिलेगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। मतलब एक तरह से मान के चलिए 80 के ऊपर जाएगी क्लास आपकी, इस दौरान 80 के ऊपर जाएगी क्लास, समझ रहे ना, 80 के ऊपर आपकी क्लास होगी। हर बैच 80 के अप्रॉक्सिमेटली चला है, हर बैच 78 80 यही चला है ना, पिछले बैच में आप लोग पढ़े होंगे। तो अप्रॉक्स यही सबका ड्यूरेशन हर बैच का है। तो हाँ, हालांकि है कि उन बैच में टाइम मिला था, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी पढ़ाने का भरपूर टाइम नहीं मिल पाया था, ये हम खुद करते हैं। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है एनफ है, पूरा करंट अफेयर वाला पीडीएफ, पूरा होमवर्क सीरीज का पीडीएफ आप एक बार लेकर लड़ जाइए, ठीक है ना। हमने स्टैटिक जीएस वाली क्लास डलवा दिया है आपके बैच में, और वो क्लास डल गया है कि नहीं, अभी डल जाएगा शाम तक, क्लास फ्री रहेगी ना, फ्री रहेगी, उसको पढ़िएगा। कारण क्या है, अभी रविवार वाले एग्जाम में वहां से 4 क्वेश्चन था, चार क्वेश्चन वहीं से था, जैसे ग्रैंड स्लैम और इसको वाला क्वेश्चन। हाँ, ऐसे करके आप मान लें तो मिनिमम मैंने बताया कि 4 क्वेश्चन था वहां से, उस क्लास से 10 क्लास है और आधा घंटा 1 घंटा एक क्लास है, लंबी क्लास नहीं है, 1 घंटा होगा बहुत होगा, 1.5 घंटा होगा। उसमें मैंने बिहार का और भारत का आर्ट और कल्चर से लेकर स्टैटिक पर्सन से लेकर खेल से लेकर सब पढ़ाया है, समझ आया ना। और कल आपका इकोनॉमिक का सेशन लगाया तो इकोनॉमिक्स को ब्रेक करके हम आपको बताया था कि हम कुछ पढ़ाने वाले हैं भारत और बिहार की जनगणना। तो कल वाली क्लास में हम लोग भारत और बिहार की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे और जनगणना के डीप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और कल अगर फाउंडेशन बैच नहीं होता है तो कल हम आपको एक पेज देने वाले हैं, और पेज कैसा है पता है आपको, जो उस स्वास्थ्य वाला डेटा हम पढ़ा रहे थे, याद करिए बीच में हमने छोड़ दिया था, याद है। तो स्वास्थ्य का हम बिहार का और भारत का डेटा हम रिटन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, लिख कर हम दे देंगे, पीडीएफ रहेगा अपना, मतलब दिला देंगे, क्लास में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ाना क्या है उसको, तो वो डेटा हम कल की क्लास में देने वाले हैं। और जनगणना आपको हम पूरा पढ़ाने वाले हैं, भारत प्लस बिहार। अच्छा, कल ज्योग्राफी है क्या, हम भी भूल जाते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी में कहां तक पहुंचे थे, क्या था, परिवहन, परिवहन ना। कल एक काम करिए, कल जनगणना पढ़िए आप, कंटेंट तैयार है उसका, क्योंकि वहां से प्रश्न आएगा, अगर भारत से नहीं आया तो बिहार से आएगा, परिवहन से क्वेश्चन आया चाहे नहीं आया, जनगणना से आएगा। तो जनगणना को हम पढ़ाएंगे आपको, और 3-3 के सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे कम से कम टॉप 3 तो बताएंगे ही, ठीक है ना। चलिए, क्या फिर से बोलो, क्या किसका ज्यादा आ रहा है, इकोनॉमिक ज्यादा आ रहा है, क्या बात करते हो, लाओ गिने हम, लाओ पेपर गिने, पुराना पेपर लाइए, काउंट करते हैं। इकोनॉमिक में ऐसे सुनो यार, सुनिए ना, अरे इकोनॉमिक का मेन इक्वेशन हम बताएं, जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट जो इकोनॉमिक का मेन हिस्सा है, उसकी इक्वेशन जानते हो कितना है, 4 5 6। आप लाइए, हम काउंट करके देंगे, कोई पेपर आप लाइए, आप 71 लाइए, 70 लाइए, 69 लाइए, 78 कुछ भी लाइए, आप पुराना बजट हमने कराया ना, बजट से क्वेश्चन होगा, 7 में से कराया वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। दिमाग क्या, बिहार का डेटा कैसा डेटा बचा हुआ, स्वास्थ्य का डेटा, हाँ क्या लाइए देखें। अच्छा यही ना, यही ना, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण छठा संस्करण, ये ना, ये तो हम अभी बोल रहे थे कि हम लिख के देंगे। चलिए पढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा, सही उत्तर बना लीजिएगा। आगे है, ब्रिज समिट 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, इसे विश्व का सबसे बड़ा मीडिया आयोजन कहा गया, ये तो सही है, सबसे बड़ा मीडिया आयोजन के नाम से जाना गया, जिसको ब्रिज समिट कहते हैं। और इसका आयोजन कहाँ करा गया, तो रियाद सऊदी अरब में। इसका आयोजन जो है, आयोजन करा गया कहाँ पर, तो रियाद सऊदी अरब के अंदर। इसका आयोजन करा गया कहाँ पर, रियाद सऊदी अरब के अंदर। इसका आयोजन किया गया रियाद सऊदी अरब के अंदर, लिख लीजिएगा। इसका आयोजन किया गया रियाद सऊदी अरब, और यह दुबई में आयोजित करा गया, दुबई सऊदी अरब होगा ना, तो दुबई तो कट जाएगा, मतलब सही उत्तर क्या है, केवल एक होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के चीतों के तीसरे आवास के रूप में किस बाघ अभयारण्य को मान्यता दिया गया, तो दुर्गावती बाघ अभयारण्य, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा। उत्तर क्या होगा, हाँ वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को मान्यता दिया गया। ये तीसरा चीतों का आवास स्थल है, और पहला आवास स्थल किसको बनाया गया था, चीता का पहला आवास स्थल कौन सा, पुन्नो, कौन सा, पुन्नो, हाँ चीता का पहला आवास स्थल, पहला आवास स्थल जो था, आवास स्थल चीता का पहला आवास स्थल किसको बनाया गया था, पुनो को बनाया गया, पुनो नेशनल पार्क को बनाया गया। और पुनो नेशनल पार्क कहाँ पे भैया, एमपी के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। और सवाल बनेगा आगे, कान्हा कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में, पन्ना कहाँ पे है, ये भी एमपी में है, और सतपुड़ा भी कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर यहाँ से हम प्रश्न पूछे आपसे, तो इनकेस अगर एग्जाम में पूछ दे आपसे कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने, तो ध्यान दीजिएगा 107। और भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा 532 से ऊपर ज्यादा है। तीसरा पूछेगा भारत में एलिफेंट रिजर्व कितना है, 33 है, कितना 33। चौथा पूछेगा भारत में बैसियर रिजर्व कितना है, 18, कितना है 18। चौथा आपसे पांचवा पूछेगा भारत में टाइगर रिजर्व कितना है, तो भारत में टाइगर रिजर्व कितना हो जाएगा, 58। 59वां कौन सा, कैमूर। बना लेंगे। स्टैटिक वाले में आप देखिएगा, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बैसियर रिजर्व, मतलब दुनिया भर का सब पढ़ाए हैं, और एक एक राज्य नक्शे पे पढ़ाए, उसको देख लीजिएगा। मैप पे पढ़ाया गया है, बुक और लेखक पढ़ाया गया है, खेल और खिलाड़ी पढ़ाया गया है, खेल शब्दावली पढ़ाया गया है, मतलब वहां से अगर आप पूरा पढ़ के जाते हैं 4-5 क्वेश्चन से और मिल जाएगा आपको, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न दिया है 2025 के टर्नर पुरस्कार के संदर्भ में। टर्नर पुरस्कार दिया गया चीना कालू को, किसको दिया गया, चीना कालू एक प्रकार का वार्षिक सम्मान है जो ब्रिटिश कलाकार को दिया जाता है, जो ब्रिटिश कलाकार को दिया जाता है, ब्रिटिश कलाकार को प्रदान किया जाता है, ना कि यूरोपियन वाले को। यूरोपियन कहने का मतलब पूरा देश हो जाएगा, केवल और केवल ब्रिटिश कलाकार को ये प्रदान किया जाता है, मतलब अगर देख पाएंगे पहला सही है परंतु दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से संचालित यात्री पोत के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इसका शुभारंभ कहां से करा गया, तो वाराणसी से, और इसका निर्माण कहां से करा गया, तो कोचीन से। कहां से, कोचीन से निर्माण करा गया, कोचीन से इसका निर्माण करा गया, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से इसका निर्माण करा गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से ये बना था, जिसका नाम हो जाएगा आपका स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल, और इसको शुभारंभ करा गया था इसका वाराणसी से। वाराणसी से इन्होंने वर्चुअल शुभारंभ करा था, वर्चुअल शुभारंभ करा था, वर्चुअल शुभारंभ करा था इसका। और ध्यान दीजिएगा, इसका जलावरण कहां से किया गया, जलावरण, इसका जलावरण कहां से करा गया, थुथुकुंडी से। कहां से, थुथुकुंडी से इसका जलावरण किया गया, मतलब किस राज्य से, तमिलनाडु। कहां पर, तमिलनाडु। देखिए मेन संचालन करा गया था तमिलनाडु में, लेकिन मोदी जी ने बटन कहां से दबाया था, वाराणसी से खड़े होकर इसका जलावरण करा गया था, उद्घाटन करा था प्रधानमंत्री ने। तो दिया इसका शुभारंभ वाराणसी में हुआ, और इसका निर्माण किसके द्वारा करा गया, तो कोचीन द्वारा, मतलब पहला सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। बनाइए, इसका जलावरण पूछेगा कहां पर, थुथुकुंडी, तमिलनाडु के अंदर। अब देखिए ऐसे सवाल बनते हैं तो दिक्कत करते हैं, अब दिक्कत नहीं होगा, फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए आईएनएस विक्रांत, अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करेंगे, आईएनएस विक्रांत जो इंडियन नेवल चीफ है, इसका नाम विक्रांत। अच्छा, आईएनएस विक्रांत मालवाहक है कि ये क्या है, विमानवाहक, क्या है, विमानवाहक है, स्वदेशी है कि विदेशी,
स्वदेशी और विमान वाहक जहाज कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा आईएनएस विक्रांत होगा। और सवाल बनेगा कि आईएनएस विक्रांत जो था, आईएनएस विक्रांत इसका निर्माण कहां से किया गया? इसका निर्माण कहां से? कोचीन शिपयार्ड से। कहां से? कोचीन शिपयार्ड से इसका निर्माण करा गया। और इसका जलावरण कहां से किया गया? इसका जलावरण किया गया कहां से? गोवा से किया गया। ये तो ठीक है। खैर अब ध्यान दीजिएगा प्रलय मिसाइल, अगर आपसे प्रलय मिसाइल के बारे में पूछेगा तो दो प्रलय मिसाइल बनाए गए, दो प्रलय मिसाइल का निर्माण किया गया, दो प्रलय मिसाइल का निर्माण किया गया, दो प्रलय मिसाइल का निर्माण किया गया। और जो प्रलय मिसाइल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ। किसके द्वारा? डीआरडीओ। और इसका परीक्षण कहां से करा गया? तो भैया परीक्षण करा गया कहां से? शांतिपुर से। कहां से? शांतिपुर से। इसका परीक्षण कहां से करा गया? शांतिपुर से इसका परीक्षण करा गया। एक सवाल और बनेगा, सवाल क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आपका और बनेगा निसार। निसार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल बनेगा एल और एस बैंड पर आधारित, एल एस बैंड पर आधारित उपग्रह कौन सा हो जाएगा? निसार। एल एस बैंड पर आधारित उपग्रह कौन सा? निसार। और भैया ध्यान दीजिएगा, जो निसार उपग्रह है, इस निसार उपग्रह का जो निर्माण है, इस निसार उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा करा गया? तो निर्माण करा गया किसके द्वारा? इसरो और नासा। इसरो और किसके द्वारा? नासा। इसरो और नासा ने निर्माण करा। और इस उपग्रह को कहां से लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया कहां से? विशाखापत्तनम से। इस उपग्रह को लॉन्च किया गया कहां से? विशाखापत्तनम से इसको लॉन्च किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस उपग्रह को लॉन्च किया गया विशाखापत्तनम से। अगर हम रुद्रम की बात करते हैं, रुद्रम, अगर हम रुद्रम की बात करेंगे, रुद्रम चाहे फर्स्ट की बात हो चाहे सेकंड की बात हो, रुद्रम चाहे फर्स्ट और सेकंड, इसका निर्माण किसके द्वारा करा गया? इनका निर्माण करने वाला कौन है? डीआरडीओ। और ये एक प्रकार का स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यही है ना? ध्यान दीजिए। और इसका प्रक्षेपण कहां से करा गया? प्रक्षेपण, इसका प्रक्षेपण अब डीआरडीओ है तो प्रक्षेपण कहां से होगा? शांतिपुर से। कहां से? शांतिपुर से करा गया। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। अब बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न है 2025 के दिया चराई चुंग महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। यह महोत्सव एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य की विरासत की याद में मनाया जाता है और यह माजुली में आयोजित करा जाता है। ये बात अपने आप में सही है, मतलब दोनों सही है। एक बार देख लीजिएगा, माजुली एक प्रकार का जिला है ना, और माजुली जिला कहां पड़ता है? आसाम में। कहां पर? आसाम। माजुली एक प्रकार का नदी द्वीप है और इसको जिला घोषित किया गया आसाम के अंदर। और माजुली नामक द्वीप किस नदी में है? तो क्या बताएंगे? ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र में दो नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र के अंदर दो नदी द्वीप है, एक का नाम माजुली और दूसरे का नाम उमानंद। एक का नाम हो जाएगा माजुली, क्या नाम होगा? माजुली। और दूसरे का नाम क्या होगा? उमानंद। क्या नाम होगा? उमानंद। माजुली और उमानंद, माजुली और उमानंद। बना दीजिएगा। आगे प्रश्न है दिया पहली बार किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया? कहां? इटली के व्यंजन को अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न है कि सुजलाम भारत ऐप के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय, गलत बात है भैया। सुजलाम जो भारत ऐप है, सुजलाम भारत ऐप, जो सुजलाम है, सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप जो है ऐप, इस सुजलाम भारत ऐप को लॉन्च करने वाले मंत्रालय का नाम क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल अवसंरचना वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। ये बात सही है, मतलब पहला गलत है, परंतु दूसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। सही उत्तर बना लीजिएगा बी। और बढ़ेंगे आगे। प्रश्न दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया और ये बैन 10 दिसंबर 2025 को लगाया गया और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। बना लीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे अच्छा, फ्रांस कितने आयु पर बैन लगा है? फ्रांस 15 साल। कितना? हाँ, फ्रांस ने कहा कि 15 साल का बच्चा सोशल साइट पे नहीं होगा। 15 साल, ध्यान दीजिएगा, 15 साल। स्पेन ने भी कितने पर बैन लगाया? स्पेन ने भी कितना पर? 15 साल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ष पर? 16 वर्ष। अच्छा, सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन? हाँ, ये सवाल देखिए, पूछेगा बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश, बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला, सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। इसको बना लीजिएगा। और बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रश्न क्या है कि एफआईएच हॉकी, एफआईएच के बारे में पूछा है। एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना है। चेन्नई में इसका आयोजन किया गया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी जीता, भारत ने कांस्य जीता। और इतना लिखने के बाद लगा लीजिएगा, इस पे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और सही कथन तीनों है। परीक्षा में आया था, हमने इसको पढ़ाया था कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जाम में भी आया था एफआईएच के बारे में। याद करिए ना, एग्जाम था एक पीछे, बजट में भी हमने इसको कराया था एफआईएच को। आगे है कि बिहार इतिहास के स्रोत के संबंध में सही कथनों पर विचार करिए। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को वास्य और यहाँ की प्रजा को कीकट कहा गया। सही है क्या? नहीं, कैसे सही हो जाएगा? ध्यान दीजिए, वर्णन तो ऋग्वेद वाला सही है, लेकिन कहा गया जो बिहार है, बिहार को ही क्या बोला गया? तो कीकट का नाम दिया गया, मतलब बिहार को ही प्रापर कीकट कहा गया। और यहाँ की जो प्रजा निवास करती थी ना, प्रजा को क्या कहा गया? तो व्रात्य कहा गया। क्या बोला गया? व्रात्य कहा गया। यहाँ की प्रजा को व्रात्य कहा गया और बिहार को ही प्रापर कहा गया कीकट। ध्यान दीजिएगा। और ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा करी गई। और इसमें अगर पूछेगा बिहार का जो क्षेत्र है, क्षेत्र को कहा गया कीकट, और बिहार की जो प्रजा, यहाँ की प्रजा को क्या कहा गया? तो व्रात्य कहा गया। अगर देख पाएंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। भैया बिहार के संदर्भ में पहला संदर्भ, मतलब पहला उल्लेख अथर्ववेद में तथा पंचवीस नामक ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। बात क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा, बिहार का प्रथम उल्लेख कहां पर दिखता है? अथर्ववेद। और किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिखता है? पंचवीस। बिहार के उल्लेख के लिए ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? पंचवीस। और बिहार का पहला उल्लेख कहां पर? अथर्ववेद। और बिहार को कीकट किसमें कहा गया? ऋग्वेद। और बिहार की जनता को क्या कहा गया? व्रात्य। क्या बोला गया? व्रात्य। अथर्ववेद में अंग गंधार के साथ मगध का उल्लेख मिलता है। ये बात अपने आप में सही है, यानी आप अगर देख पाएंगे तो सभी कथन अपने आप में सही होगा। अच्छा, पहला गलत है ना, यानी 2 और 3 सही है। बना लीजिएगा, 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। हाँ, ऋग्वेद की अगर बात करेंगे, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? कीकट। क्या कहा गया? बिहार के लोगों को क्या कहा गया? व्रात्य। क्या बोला गया? व्रात्य। क्या बोला गया? व्रात्य। और बिहार का प्राथमिक वर्णन हमें कहां से मिलता है? कहां से? अथर्ववेद से। कहां से? अथर्ववेद। और ध्यान दीजिएगा, बिहार का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? पंचवीस में। कहां पर? पंचवीस में है। और ध्यान दीजिएगा, क्या अंग का वर्णन अथर्ववेद में है? हाँ। गांधार का है? हाँ। मगध का है? हाँ। तो अंग, मगध और गांधार का वर्णन किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। मतलब बना लीजिएगा, 2 और 3 कथन सही है। आगे बिहार का उल्लेख विष्णु पुराण और वायु पुराण तथा मत्स्य पुराणों में मिलता है। ये बात अपने आप में सही है। बिहार का वर्णन इन तीनों पुराण में देखा गया। अगर पुराणों की बात करें, पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या कितना? 18। और सबसे नवीनतम कौन सा है? या फिर ये पूछेगा ना, सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध पुराण कौन सा? सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा भी कहते हैं इसको। और सबसे अधिक प्रसिद्धि हासिल करने वाला कौन है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 ऐसे पुराण हैं जिसमें एक पुराण है आपका विष्णु पुराण, दूसरा हो जाएगा आपका वायु पुराण और तीसरा हो जाएगा मत्स्य पुराण। इन तीनों पुराणों में किसका वर्णन करा गया है? तो बिहार। विष्णु पुराण में किसका वर्णन करा गया है? गुप्त का। और वायु पुराण में किसका वर्णन करा गया है? तो मौर्यों का। किसका वर्णन करा गया? मौर्यों का वर्णन करा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो गुप्त और मौर्यों का वर्णन इसमें करा गया। गुप्त और मौर्य राजाओं ने बिहार के ऊपर शासन किया था। और मत्स्य पुराण में भी बिहार क्या समग्र भारत का वर्णन है। एक तरह से आप देख पाएंगे तो विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में बिहार मिलता है। विनय पिटक से मगध की राजशाही और वैशाली गणराज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये बात अपने आप में क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। मगध के सही तो है यार, क्या डिस्ट्रैक्ट करता है सब? क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये उल्टा हुआ है क्या? विष्णु मौर्य होगा। एक सेकंड, सीक्वेंस विष्णु पुराण, वायु पुराण, सीक्वेंस अकॉर्डिंग तो काफी, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो आपका पहले मौर्य है, उसके बाद गुप्त है, और सबसे पहले पुराण विष्णु, उसके बाद वायु है। ठीक है, बना लीजिएगा। सबसे पहले मौर्यों का वर्णन है, इसके बाद किसका हो जाएगा? तो गुप्तों का हो जाएगा।
एक बार देख लीजिएगा और ठीक कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के संबंध में जो विनय पिटक है, इसका संबंध बौद्ध से होगा। और विनय पिटक के अंतर्गत कहा गया कि मगध का राजशाही शासन, इसमें मगध के शासन के बारे में जानकारी दिया गया। मगध के शासन के बारे में जानकारी दिया गया, जो राजा हुए इनके बारे में जानकारी दी गई। और कहा गया कि बिहार के अंदर एक गणराज्य है जिसका नाम क्या है, वैशाली। वैशाली के लिच्छवी को एक गणराज्य होने की जानकारी भी कहां से प्राप्त होती है, विनय पिटक से। भगवती सूत्र से लिच्छवी वैशाली के स्रोत मिले हैं, ये बात अपने आप में क्या है, सही है। लिच्छवी और वैशाली के स्रोत भी हमें कहां से प्राप्त हुए, भगवती सूत्र। अच्छा, भगवती सूत्र का संबंध जैन से है कि बौद्ध से है, किससे होगा, तो जैन से होगा। वेनसांग ने चंद्रगुप्त सेकंड, सबसे एक जरूरी बात, वेनसांग को दिखता ही नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में कौन आया था, फायान। कौन आया था, फायान ने चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल का दौरा किया और मगध साम्राज्य का वर्णन किया था। किसने करा था, फायान ने करा था। ध्यान दीजिएगा, फायान, ना कि वेनसांग। वेनसांग आपको आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कौन होगा, फायान। तो एक तरह से देखा जाए असत्य कथन चुनना है, कौन सा असत्य है, केवल चार असत्य है। बाकी किन पुराणों में बिहार का वर्णन मिलता है तो क्या बताएंगे, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। और मगध की राजशाही शासन की चर्चा कहां पर, विनय पिटक। ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं है, इंडिका में नहीं है, लेकिन विनय पिटक में भी इसकी चर्चा करी गई है। और वैशाली के गणराज्य के इतिहास की जानकारी भी कहां से मिलती है, विनय पिटक। और लिच्छवी नामक साम्राज्य और वैशाली की स्रोत की जानकारी हमें कहां से मिलती है, भगवती सूत्र। और ध्यान दीजिएगा, बिहार का दौरा किया और मगध साम्राज्य का वर्णन करने वाला कौन था, फायान था। आगे है प्रश्न, बोध गया के शिलालेख महाभारत द्वितीय के संबंध में जारी किए गए, इनसे संबंधित है। ये देखिए अपने आप में सही है, और लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में है। ये बीपीएससी के मेंस का क्वेश्चन है, मेंस वाले एग्जाम में था। नालंदा में मिले ताम्रलेख का संबंध कुमार गुप्ता से, देखिए गलत है। नालंदा में भले विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमार गुप्ता ने, लेकिन नालंदा के अंदर जो लेख प्राप्त हुए हैं, लेख प्राप्त हुए हैं, इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त से होगा। समुद्रगुप्त से संबंधित लेख प्राप्त हुए हैं, भले स्थापना विश्वविद्यालय का कराया था कुमार गुप्ता ने, ये अलग मैटर है। नालंदा और मुंगेर से प्राप्त ताम्रलेख का संबंध देवपाल से है, ये बात अपने आप में सही है। बक्सर और चिरान से प्राप्त सिक्के किससे संबंधित है, तो कुशाण से संबंधित है। एक तरह से देखा जाए कौन सा टर्म गलत है, तो भी गलत है, बना लीजिए। सवाल बनेगा कि बोध गया के शिलालेख किस समय, ये किसके समय के प्राप्त हुए हैं, महामना द्वितीय। बोध गया के शिलालेख का संबंध किससे है, महामना द्वितीय। या बोध गया के शिलालेख किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे। हाँ, सवाल बनेगा कि नालंदा में मिले ताम्रलेख का संबंध किससे है, समुद्रगुप्त। और नालंदा के अंदर विश्वविद्यालय कौन बनाया था, कुमार गुप्ता ने। नालंदा और मुंगेर से प्राप्त ताम्रलेख का संबंध किससे है, देवपाल। नालंदा और मुंगेर जोड़कर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, देवपाल। बक्सर और चिरान के बारे में जानकारी किससे है, कुशाण। अच्छा, चिरान का नाम सुने हैं आप लोग, चेचर सुने हैं, चेचर, चिरान और चेचर, ये सुने हैं ना। मनेर सुने हैं, मनेर, चिरान, चेचर और मनेर, इनका संबंध पूरा पाषाण, नौ पाषाण या मध्य पाषाण, इनका संबंध किससे है, नौ पाषाण। और ये तीनों अलग अलग सेगमेंट में आ चुके हैं एग्जाम में। मनेर के बारे में अलग पूछा, चेचर अलग पूछा, चिरान अलग पूछा है। तो चिरान, चेचर और मनेर ये तीनों कहां पर मिले हैं, नौ पाषाण में मिले हैं। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करिए। मुंगेर, नालंदा और कैमूर पहाड़ी से पूरा पाषाण के उपकरण मिले हैं, सही है गलत, सही है। मुंगेर से, नालंदा से और कैमूर से ये सबके उपकरण मिले हैं, तो पूरा पाषाण के। मुंगेर से, नवादा से, जमुई से और बांका से, और खास करके मंदार पर्वत से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इनका संबंध किससे होगा, तो मध्य पाषाण से। किससे होगा, मध्य पाषाण से होगा। चिरान एक पूरा पाषाण स्थल है, बात सही है भाई। चिरान का संबंध कहां से है, नौ पाषाण, किससे होगा, नौ पाषाण से होगा। यहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बात अपने आप में क्या है, सही है। हड्डी के उपकरण पूछेगा, देखिए इसको लिखना कैसे है। एक सवाल तो बना था हड्डी के उपकरण पर, हड्डी के उपकरण डायरेक्टली पूछा था, ये कहां से प्राप्त हुए, तो आप कहां से बताएंगे, चिरान। दूसरा पूछा है चिरान का संबंध कहां से होगा, नौ पाषाण, किससे होगा, नौ पाषाण। यहां से ये खत्म होता हुआ। अब नौ पाषाण काल में बिहार में और कौन है, तो चेचर है। कौन है, चेचर है। चेचर के अलावा और कौन है, मनेर है। चेचर है, मनेर है, और पटना भी कह सकते हैं। पटना तो था नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, पटना के, वर्तमान पटना के आसपास का क्षेत्र, ये भी कहां से प्राप्त हुआ है, तो नौ पाषाण से। आगे सुनिएगा, अब सवाल क्या बनेगा, मुंगेर, नालंदा और कैमूर पहाड़ी कहां से प्राप्त हुई है, पूरा पाषाण। ध्यान दीजिएगा, मुंगेर, मुंगेर, नालंदा और कैमूर, बल्कि छोटा सा कहीं लिख लीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। मुंगेर, नालंदा और कैमूर, ये साक्ष्य, इसके साक्ष्य और इसके उपकरण के साक्ष्य में कहां से मिले हैं, इसके उपकरण के साक्ष्य में कहां से मिले हैं, पूरा पाषाण से। सवाल बनेगा कि मुंगेर, मुंगेर, नवादा, जमुई, सब क्वेश्चन एग्जाम में है, जमुई और बांका, बांका। अब इसमें हम लेंगे मंदार पर्वत को भी, मंदार पर्वत, इन सभी के उल्लेख हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, हमें मध्य पाषाण, कहां से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण से प्राप्त हुए हैं। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछा गया था, हमने जोड़ दिया सबको, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ढूंढेंगे ना तो ढूंढना पड़ जाएगा, टाइम लगेगा। हो गया, डायरेक्टली पूछना है ना कि किसका संबंध पूरा पाषाण से नहीं है, और दो दो को ऐड करके देगा, मुंगेर, नालंदा देगा, नालंदा कैमूर देगा, फिर देगा मुंगेर और कैमूर, फिर यहां से दे दिया नवादा और जमुई, तो किसका संबंध पूरा से नहीं है, नवादा और जमुई, सीधे से बता पाएंगे आप। एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन जहां भी पूछा था दो दो के सेगमेंट में पूछा था, बुझेगा, हटा सकते हैं यहां से। नवादा का संबंध किस काल से, बताइए किससे होगा, चेचर, चेचर, नौ पाषाण, चेचर का संबंध, चेचर का संबंध नौ पाषाण से होगा। सवाल बनेगा नवादा का संबंध कहां से, मध्य, मंदार पर्वत, बांका का संबंध, जमुई का संबंध, मनेर का संबंध, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कैमूर का संबंध किससे होगा, पूरा पाषाण, किससे होगा, पूरा पाषाण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए जो प्राचीन सभ्यताएं थी, अगर हम प्राचीन तौर पर बात करेंगे, मतलब सभ्यता के विकास होने से पूर्व की घटनाएं हैं ये। सभ्यता का धीरे धीरे विकास हो रहा था, तो जो सबसे पहले एरा आया था, इसको हमने आद्य इतिहास कहा। क्या बोला, सॉरी आद्य कहा या प्राक, प्राक से ही शुरू हो जाता है, हालांकि प्राक ऐतिहासिक क्या कहा हमने, प्राक ऐतिहासिक काल, यहीं से सभ्यता का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया, मतलब सभ्यता अपनी राह पे चल पड़ी। और प्राक के बाद एक ऐतिहासिक काल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक का नाम देते हैं, पढ़ाया हमने आपको। और एक काल कौन सा हो जाएगा, तो ऐतिहासिक काल। कौन सा एरा चला, ऐतिहासिक काल। देखिए यहाँ से बीपीएससी ने सवाल पूछा, सवाल ये पूछा कि क्या प्राग ऐतिहासिक काल का साक्ष्य लिखा गया था, क्या पढ़ा गया था, लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे आगे। क्या आद्य ऐतिहासिक का काल के साक्ष्य लिखो, साक्ष्यों को लिखा गया, हाँ क्या पढ़ा गया, ऐसा लिखा कि कोई नहीं पढ़ पाया। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक का साक्ष्य लिखा गया, पढ़ा गया, बिल्कुल पढ़ा गया, ध्यान दीजिएगा। और ये जो एरा है, एरा अगर इनमें देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक एरा में एक काल चला था, इसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल। क्या बोलेंगे, पाषाण काल का नाम देते हैं। पाषाण काल को कितने हिस्से में बांटा गया, तीन भाग में। इसमें एक तो हो जाएगा आपका पूरा पाषाण, क्या होगा, एक तो हो जाएगा आपका पूरा पाषाण, क्या होगा, पूरा पाषाण। एक हो जाएगा आपका पूरा पाषाण, और पूरा पाषाण के बाद दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पाषाण, दूसरा होगा मध्य पाषाण, और तीसरा हो जाएगा आपका नौ पाषाण। क्या होगा भैया, नौ पाषाण होगा, तीसरा हो जाएगा आपका नौ पाषाण। और ध्यान दीजिएगा, अगर देख पाएंगे आद्य ऐतिहासिक का जो काल है, इसमें एक काल चला था, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। क्या नाम देते हैं, सिंधु सभ्यता। क्या नाम देते हैं,
एक हो जाएगा आपका पूरा पाषाण, और पूरा पाषाण के बाद दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पाषाण, दूसरा होगा मध्य पाषाण, और तीसरा हो जाएगा आपका नव पाषाण। क्या होगा भैया? नव पाषाण होगा। तीसरा हो जाएगा आपका नव पाषाण। और ध्यान दीजिएगा, अगर देख पाएंगे आद्य ऐतिहासिक का जो काल है, इसमें काल चला था, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता। क्या नाम देते हैं? सिंधु सभ्यता। क्या नाम देते हैं? सिंधु सभ्यता। और भैया ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरा मध्य और नव, इनके बाद सिंधु सभ्यता और बीच का एक संक्रमण काल है, यानी आप कह सकते हैं नव और सिंधु के बीच का एक संक्रमण। कुछ स्थलों के नाम है जिनका संबंध इन कालों से है। जब आप करिएगा नहीं करेंगे तो हम उसको नोट करवा देंगे, लिखवा देंगे उसको, ठीक है। देखिए दिया इसमें, एक तो है चिरांद, आपका चिरांद तो बता लेंगे। चिरांद का संबंध किससे? नौ पाषाण। किससे होगा? मुंगेर का, मुंगेर नौ पाषाण होगा। मुंगेर, मनेर है, क्या है? मनेर। मुंगेर का संबंध किससे? मध्य। नालंदा, नवादा, नवादा, नवादा का संबंध मध्य पाषाण। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए सवाल बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए बना है, एक प्रश्न बना है कि दिया है पूरा पाषाण कालीन, दिया है कि पूरा पाषाण कालीन औजारों हथियारों के साक्ष्य मिले हैं, और दिया इनमें से कौन से जिले से नहीं मिले हैं। देखिए सेम यही तीनों जिला जो मैंने आपको लिखवाया है, ये तीनों जिले का नाम दिया है, एक तो इसमें से अलग दिया था क्या? नवादा। तो नवादा से नहीं मिला है, बल्कि मुंगेर, नालंदा और कहां से मिला है? कैमूर। तो मुंगेर का साक्ष्य हमें पूरा में मिलता है, मुंगेर का साक्ष्य में और कहां पे मिलता है? मध्य में। नालंदा का साक्ष्य में कहां से मिलता है? कहां से मिलेगा? पूरा पाषाण। ध्यान दीजिएगा, और एक स्थान जिसका नाम पैसारा है, क्या नाम है? पैसारा। देखिए बीपीएससी मेंस के बारे में इससे पूछा कि पैसारा एक स्थान है, और पैसारा स्थान का संबंध किससे होगा? तो मुंगेर से। किससे होगा? मुंगेर। और जो पैसारा पार्टिकुलर पैसारा स्थान है, इस पैसारा स्थान का संबंध किससे होगा? तो मध्य पाषाण। किससे होगा? तो मध्य पाषाण से। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बीपीएससी मेंस के अंदर सवाल बना हुआ है। एक प्रश्न और पूछना है, बताइएगा। प्रश्न दिया है आपका चिरांद, चिरांद तो बता लेंगे ना? चिरांद है कहां पे? सारण। कहां पर? मैंने ये पूछा है ना कि चिरांद जो ये किस नदी के तट पे है? घग्गर कहां से आएगा यार, मतलब थोड़ा सा, घग्गर राजस्थान की नदी है, कहां की? घाघरा। क्या बोलेंगे? अच्छा, छपरा में कौन सी नदी मिलती है? घाघरा। तो सारण, छपरा मतलब चिरांद अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? घाघरा। तो चिरांद किस नदी के तट पे है, क्या बताएंगे? हाँ, चेचर कहां पर? चेचर, चेचर कहां? वैशाली। और चेचर नामक स्थल किस काल का है? नौ पाषाण। किस काल का है? नौ पाषाण। और सवाल पूछा है मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य में कहां से मिले हैं? चेचर से। कहां से? एक बार देखिए कहां चेचर लिखा है, लिखिए मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चेचर से। और आगे है मनेर, तो बता लेंगे ना? मनेर, मनेर नामक स्थल जिसका संबंध नौ पाषाण से है, और ये किस नदी के तट पे पाया गया? तो सोन नदी। नदी का नाम सोन नदी। अच्छा, सवाल दिया है कि सोनपुर का संबंध नौ पाषाण से है, ताम्र पाषाण से है, पूरा पाषाण से है कि मध्य पाषाण से है? ध्यान दीजिए, सोनपुर। अगर हम सोनपुर की बात करते हैं, देखिए जब सोनपुर का विकास हुआ, जब सोनपुर का विकास किया गया तो उस समय नौ पाषाण खत्म हो रहा था और ताम्र शुरू हो रहा था। तो इसका संबंध किससे होगा? ताम्र और नौ पाषाण से होगा। बना लीजिएगा, सोनपुर का संबंध किससे है? तो नौ पाषाण से। और किससे हो जाएगा? ताम्र पाषाण से। और ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के मेन से पूछे गए थे, हमने सब बता दिया, मतलब जितना पूछा गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बने थे, खास करके इनके बारे में अलग अलग पूछा था ना, तो 8-10 क्वेश्चन तो यहीं से था। सवाल बनेगा मुंगेर का संबंध किससे है? पूरा से। मुंगेर का संबंध पूरा से, परंतु मुंगेर का जो पैसरा है उसका संबंध किससे होगा? मध्य से। किससे होगा? नालंदा का संबंध किससे? पूरा। नालंदा का संबंध। कैमूर का संबंध पूरा। कैमूर का संबंध नवादा का, मध्य, जमुई का और बांका का, मंदार पर्वत, पटना, मनेर और चेचर। चेचर कहां पड़ेगा? चेचर। वैशाली कहां पर? और चिरांद कहां पड़ेगा? सारण। नदी का तट कौन सा? घाघरा। नदी का तट घाघरा। बना लेंगे ना? तो देख लीजिएगा, वही संबंधित स्थल थे। बाकी कुछ डेटा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता का संबंध क्या बिहार तक फैला था? नहीं। अंतिम रूप से सभ्यता को अगर हम पढ़ पाते हैं तो आलमगीर उत्तर प्रदेश पर आके सभ्यता क्या हो गई? खत्म। तो सिंधु सभ्यता के स्थल तो नहीं मिले थे, लेकिन कुछ ऐसे स्थल कहीं कहीं कुछ वर्णन किया गया कि इसका स्थल बिहार के अंदर भी पाया गया, लेकिन ऐसा साक्ष्य जो है प्रमाणिक तौर पे नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो मूलतः विस्तार है ये ईस्ट में कहां तक है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहां तक है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पड़ता है? मेरठ। मेरठ का मतलब बिहार तक जहां काफी दूर है, मेरठ एकदम पश्चिमी छोर पे है। आगे है वैशाली के चेचर और श्वेतपुर के किस काल के हैं? तो नौ पाषाण। किसके हैं? हाँ, चेचर का संबंध किस काल से है? नौ पाषाण। और चिरांद का संबंध भी नौ पाषाण। अच्छा, नवादा का संबंध, नवादा क्या होगा? मध्य पाषाण। तो नालंदा, नालंदा का संबंध। अच्छा, बताइए मुंगेर, मुंगेर पूरा मध्य, पूरा और मध्य, नालंदा पूरा, नवादा, चेचर, मनेर, सोनपुर, नौ पाषाण और ताम्र पाषाण। नौ पाषाण और ताम्र पाषाण। आगे वायु पुराण में आर्यों का बिहार में प्रवेश विदेह मिथिला के क्षेत्र से माना जाता है, बात सही है। दिया है कि महाजनपदों में 3 महाजनपद मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे, ये बात अपने आप में सही है। अंग जो था इसका विस्तार भागलपुर और कहां पर? मुंगेर। वज्जी का विस्तार वैशाली और कहां? मुजफ्फरपुर। और मगध के अंतर्गत कौन आया? तो पटना आया, गया आया, नवादा आया, जहानाबाद के क्षेत्र सम्मिलित है। एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है, कहीं नेगेटिव पॉइंट तो नहीं लिख दिया है, नहीं ठीक है, सारा कथन अपने आप में सही हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न में ध्यान देना है, थोड़ा सा भी पलट सकता है, थोड़े से में भी पलट सकता है, पता चला यहाँ हटा के किसने दे दिया तो आपको गलत हटना हो जाएगा, तभी कट जाएगा अपने आप में, क्योंकि हमें कौन सा इलाका ढूंढना है? तो मगध का इलाका ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए प्रश्न है, अंग महाजनपद के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। अंग का क्षेत्र वैशाली और मुजफ्फरपुर का है, और इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया। अंग की ओफ, सुनिए ना थोड़ा सा, बस बोलिए, बोलिए ना सब, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। अंग, अंग का विस्तार, अंग का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, अंग का विस्तार जो है मुख्यतः, हल्ला मत करिए, अरे हम बता रहे हैं कहीं के लिए, मुख्यतः इसका विस्तार कहां पर? भागलपुर वाले क्षेत्र में, और इसका मुख्यतः विस्तार कहां पे है? मुंगेर के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन युद्धों के दौरान देखा गया कि अंग का कुछ ऐसा भाग, अंग का कुछ ऐसा भाग जो कहां पर देखा गया? मुजफ्फरपुर। लेकिन ये प्रमाणिक साक्ष्य न होने की वजह से अगर हम देख पाएंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है? तो गलत, क्योंकि मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र को हम कहां पे पढ़ते हैं? आपने अभी पढ़ा, कहां पर पढ़ते हैं? वज्जी संघ में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब वज्जी संघ में अगर पढ़ेंगे तो इसमें वैशाली और कौन सा होगा? तो मुजफ्फरपुर। ध्यान दीजिएगा, युद्ध के संबंध में तो ये संबंधित है, युद्ध क्षेत्र के संबंध में, क्योंकि युद्धों के दौरान कुछ क्षेत्र जीते गए, कुछ लौटाए भी गए थे। इस दौरान तो हम इसको सही बोल सकते हैं, अन्यथा अगर देखा जाए अवस्थी के आधार पर, वर्तमान अवस्थी के आधार पर कंडीशन क्या है? गलत हो जाएगा। यानी जो वज्जी का क्षेत्र है वैशाली और क्या है? मुजफ्फरपुर। जो अंग का क्षेत्र है ये कौन सा होगा? भागलपुर और मुंगेर। और इसका उल्लेख कहां है? अथर्ववेद। ये बात अपने आप में क्या है? सही है। अंग की प्रारंभिक राजधानी चंपा है, ये तो गलत है, क्योंकि प्रारंभिक राजधानी कहां पे है? मालिनी। कहां पर? मालिनी। और अंग की जो दूसरी राजधानी है सेकेंडरी, अंग की जो सेकंड राजधानी ये कौन सी हो जाएगी? तो चंपा हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अंग की सेकंड राजधानी चंपा और पहली राजधानी का नाम मालिनी। और फाहियान नामक चीनी यात्री ने चंपा को चैनपो कहा। देखिए बात गलत है, चंपा को चैनपो कहने वाला कौन था? वेनसांग था। वेनसांग द्वारा चंपा को चैनपो के नाम से जाना गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? गलत है। और अगर देखा जाए तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इनमें से क्या पूछा है? सही कोई नहीं है, सुधार कर लीजिएगा ना, थोड़ा माइनर मिस्टेक है, सुधार करते हुए उत्तर बना लीजिएगा। वैशाली मुजफ्फरपुर लिख लीजिएगा, ये
वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र अंग का है? नहीं। अंग का क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर और मुंगेर का है। हालांकि युद्धों के प्रमाण के हिसाब से आप देखेंगे तो क्षेत्र हो सकते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ये क्षेत्र संभव नहीं है। युद्धों के अनुसार संभव हो सकते हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में ये संभव नहीं है। पटना के क्षेत्र को आप कहां पढ़ते हैं? मगध में। पटना का क्षेत्र कहां पढ़ते हैं? मगध में। पटना का क्षेत्र कहां पर? मगध में। ध्यान दीजिएगा, पटना का क्षेत्र कहां पर? मगध। जहानाबाद कहां पर? मगध के अंतर्गत आता है। और ध्यान दीजिएगा, मनेर का भी क्षेत्र आप कहां पढ़ेंगे? तो मगध के दौरान आप पढ़ पाएंगे। आगे वज्जी संघ के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। वज्जी कुल 8 कुलों में बटा हुआ एक संघ है, जिसमें विदेह, जागृत और वज्जी महत्वपूर्ण थे। ये बात अपने आप में क्या है? सही है। आगे है, दिया है आपका कि वर्तमान में वैशाली, दरभंगा, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के क्षेत्रों में विस्तारित था। वज्जी संघ की बात हो रही है, बात तो ठीक है। ऊपर का क्षेत्र है सभी, ध्यान दीजिएगा। एक सारण से थोड़ा सा आपको बचना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी सब ठीक है। आगे वैशाली पहला गणतंत्र था जिसे मनु द्वारा बनाया गया था। ये बात भी क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा, अगर मनु की बात करते हैं, मनु की अगर बात करेंगे, पहला हिंदू विधि का लेखक, हिंदू विधि के लेखक, पहला हिंदू विधि के लेखक, ये बिहार स्पेशल में पूछा हुआ है। ये कौन हो जाएंगे? तो मनु हो जाएंगे। पहला हिंदू विधि के लेखक कौन हो जाएंगे? मनु। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और वैशाली को भी बनाने वाले कौन थे? मनु। और विश्व का पहला गणतंत्र कहां पर स्थापित किया गया? वैशाली। वैशाली में कहां करा गया था? लिच्छवी के अंतर्गत करा गया था। आगे है, दिया विधेय या मिथिला के संबंध में कथनों पर विचार करिए। या उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्र में विस्तृत है। बात तो ठीक है। विधेय की चर्चा रामायण और महाभारत दोनों में है। मिथिला की चर्चा है ना दोनों में, रामायण में भी और महाभारत। अच्छा, रामायण लिखने वाले कौन है? वाल्मीकि। लेकिन महाभारत कौन लिखा? वेद व्यास। कौन लिखा? और विधेय की राजधानी जनकपुर या नेपाल रही थी। ये बात क्या है? सही है। सही मतलब असत्य कथन ढूंढना है, इनमें से कोई नहीं। आगे है, बिहार सहित पूर्वी बिहार में आर्यों का आगमन संभव हुआ था। कृषि वैदिक काल में, जनपद काल में, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। बिहार तक सभ्यता पहुंचने में उत्तर वैदिक काल हो गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखिए आर्यों की बात करेंगे, आर्य, अगर हम आर्यों की बात करेंगे तो आर्यों का निवास स्थल कहां बताया गया? मध्य एशिया। आर्यों का निवास कहां पर? मध्य एशिया बताया गया। आर्यों का निवास बताया गया मध्य एशिया। देखिए आर्यों ने क्या किया? यात्रा करना प्रारंभ किया। अब आर्यों के यहाँ सभ्यता का विकास हुआ तो उन्होंने सोचा कि भारत भर में इसका विस्तार करते हैं, अपनी भाषा का विस्तार करते हैं, अपनी संस्कृति का विस्तार करते हैं। तो आर्यों का एक धड़ा जो था, ये किधर की तरफ आया? वेब की तरफ। और आर्यों का एक ग्रुप गुट था जो कहां गया? पश्चिम की तरफ। कहां पर गया? पश्चिम की तरफ। तो ऐसा आर्य जो पूर्वी भारत, पूर्व की तरफ आया, यानी पूर्व की ओर, ऐसा आर्य जो पूर्व की तरफ आया, पूर्व की ओर, इसको कहा गया पूर्वी आर्य। क्या बोला गया? पूर्वी आर्य बोला गया। और ऐसा आर्यों का धड़ा या ग्रुप जो पश्चिम की तरफ गया, इसको क्या कहा गया? पश्चिमी आर्य। क्या बोला गया? पश्चिमी आर्य कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल ये पूछता है कि भारत या बिहार के अंदर किन आर्यों ने प्रवेश किया था? पूर्वी आर्य या पश्चिमी आर्य? कौन से? पूर्वी आर्यों ने प्रवेश किया। अगर भैया आप देख पाइएगा, पूर्वी आर्यों से जब ये प्रवेश किया तो इन्होंने भाषा लाया। भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। आर्यों की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। तो पूर्वी आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। और पश्चिमी आर्य की भाषा क्या हो गई? तो इनकी भाषा लैटिन भाषा। कौन सी भाषा हुई? लैटिन भाषा। इनकी भाषा फ्रेंच भाषा हुई। इनकी भाषा ब्रिटिश भाषा हुई, ब्रिटिश भाषा। तो पश्चिमी आर्यों की भाषा या तो लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा या ब्रिटिश भाषा हुई। तो ये आर्यों के आगमन के संबंध में जरा एक बार देख लीजिएगा। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? 1500। कब हुआ था? 1500 क्या? ईसा पूर्व की बीसी या ईसवी? ईसा पूर्व हो गया, बीसी बोल लीजिए, जो भी इच्छा। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। और जो आर्य पूर्व की तरफ आए उनको क्या कहा? पूर्वी आर्य। पूर्वी आर्यों की भाषा संस्कृत। ऐसे आर्य जो भारत और बिहार में बसे उनको क्या कहा गया? और ऐसे आर्य जो पश्चिम की ओर गए उनको क्या कहा गया? पश्चिमी आर्य। उनकी भाषा का नाम लैटिन, फ्रेंच और ब्रिटिश होगा। फिलहाल बना लेंगे। चलिए, दिया पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। बात सही है क्या? हाँ, जाइलम और कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ये बात तो सही है। अच्छा, ये दोनों कैसे ऊतक हैं? स्थायी हैं। और कार्य जाइलम गए उनको क्या कहा गया? पश्चिमी आर्य। उनकी भाषा का नाम लैटिन, फ्रेंच और ब्रिटिश होगा। फिलहाल बना लेंगे। चलिए, दिया पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। बात सही है क्या? हाँ, जाइलम और कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ये बात तो सही है। अच्छा, ये दोनों कैसे ऊतक हैं? स्थायी हैं और अस्थायी हैं। ये कैसे ऊतक हैं? परमानेंट इनकी आवश्यकता होती है, इनका होना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जल और खनिज का परिवहन कौन करता है? जल और खनिज का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। फ्लोएम नामक ऊतक भी अपने आप में कैसा है? स्थायी है। कैसा ऊतक है? स्थायी। स्थायी और सर्वहनी ऊतक है। और ये किसका परिवहन करता है? भोजन। किसका परिवहन करेगा? अच्छा, फ्लोएम ऊतक कुल कितने तत्वों से मिलकर बना है? तत्वों से। कितने तत्व बने हैं? 4। कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4। और जाइलम ऊतक भी कितने तत्वों से बना है? 4। हम नाम लिखने में बोल रहे हैं, खाली सुनिएगा। जाइलम तंतु का संबंध, जाइलम बोलेंगे तो बता ही दोगे। जाइलम तंतु का संबंध किससे हो जाएगा? फ्लोएम से कि जाइलम से? नाम ही जाइलम है। अच्छा हाँ, थोड़ा अलग करते हैं। वाहिनिकाएं का संबंध किससे होगा? जाइलम या फ्लोएम? किससे होगा? वाहिनिकाओं का संबंध किससे? पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। ये किसका भाग है? फ्लोएम का। बना लेंगे ना? अच्छा, वाहिकाओं का संबंध किससे हो जाएगा? बता लेंगे। बाकी जाइलम तंतु और फ्लोएम तंतु तो सेम है, देख लीजिएगा। और बस, और क्या बताना इसमें? जाइलम और फ्लोएम दोनों सर्वहनी ऊतक हैं। ये भी क्या है? सही है। स्थायी के साथ साथ सर्वहनी ऊतक हैं, बना लीजिएगा। कथन दोनों अपने आप में ठीक होगा। और आगे प्रश्न है, पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम और फ्लोएम के ऊतकों द्वारा संपन्न होता है। ये बात ठीक है। और ये ऊतकों की प्रकृति कैसी है? स्थायी। और ऊतकों की प्रकृति कैसी है? संवहनी। क्या है? संवहनी है। आगे, पौधों में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं होती। होती है क्या? भाई भूमिका तो होती है, लेकिन नुकसान बहुत होता है। भूमिका होती है लेकिन लाभ नहीं। लिखेगा, भूमिका होती है, भूमिका होती है लेकिन कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। पता चला स्टेटमेंट में सवाल दे दिया, आईएएस में दिया हुआ था, सेम ऐसे ही दिया था कि पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में, पौधों में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका तो होती है, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि कारण है कि प्लांट जब अपने परिवहन के दौरान अगर वाष्पोत्सर्जन करेंगे, अगर कोई प्लांट ये वाष्पोत्सर्जन करता है, वाष्पोत्सर्जन, अगर कोई प्लांट वाष्पोत्सर्जन करेगा अपने परिवहन के दौरान, तो ध्यान दीजिएगा उसमें 90% जो वाटर होता है, 90% से ज्यादा 98% तक जो वाटर होता है ना, वाटर ये भाप बनकर उड़ जाता है। ये भाप बनकर उड़ता है। इसीलिए कहा गया कि भैया आवश्यक तो है, लेकिन इससे कोई लाभ है नहीं है। पानी उड़ जा रहा है, क्या लाभ है? एक तरह से अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। भूमिका नहीं होती। बात क्या है? गलत। भूमिका होती है लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं होता। परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन का होना जरूरी है, याद रखिएगा। हो गया? वाष्पोत्सर्जन अगर नहीं होगा, वाष्पोरेशन नहीं होगा, तो नीचे से जल उठेगा ही नहीं। समझ रहे ना? और जल नहीं उठेगा तो क्या खनिज उठेगा? नहीं उठेगा। दिया है पौधे में होने से पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल की निरर्थकता हानि होती है ना? हमने अभी बताया भैया कितना परसेंट हानि होती है? 98% पानी उड़ जाता है। दरअसल देखिए इसके पीछे कारण है। मान के चलिए पौधा है, समझ रहे ना? ये पौधा है, पौधे में तना और पत्तियां हैं, नीचे से हमने जल लिया, और जब वाष्पोरेशन होता है तो यहाँ का पूरा पानी क्या होता है? उड़ जाता है। अब जड़ के माध्यम से जो पानी आता है यहाँ पे क्या होता है? विद्यमान हो जाता है। तो मैक्सिमम पानी का भाग जो है ये खनिज और भोजन लेने के एवज में मैक्सिमम खनिज का हिस्सा जो है ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यानी प्रभाव कैसा है? तो निरर्थक है। क्या है? निरर्थक। मतलब प्लांट को कोई से लाभ नहीं होता है, इससे जल की हानि होती है। पौधे में जल और लवणों के परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन पौधे का आवश्यक दुर्गुण माना जाता है। बात तो ठीक है, बहुत अच्छा काम तो है, नहीं तो काम कैसा है? दुर्गुण है। तो आप देख पाइएगा सही कथन कौन सा है, तो और 3 होगा। क्या? अच्छा, हानि दिया है ना, बनाइए। आगे है, पौधे की कोशिका भित्ति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कोशिका भित्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन? अच्छा, हमारी शरीर को भी कठोरता कौन देता है? कैल्शियम। और तो प्लांट को भी कठोरता कौन प्रदान करेगा? कैल्शियम प्रदान करेगा। और बाकी सबका भी कुछ काम है। हाँ है, लिखिएगा बोरान। लिखिएगा सल्फर। अगला लिखिएगा जस्ता।
जस्ता, अगला लिखिएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगला लिखिएगा कार्बन। सबका कोशिका भित्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन? अच्छा, हमारी शरीर को भी कठोरता कौन देता है? कैल्शियम। और तो प्लांट को भी कठोरता कौन प्रदान करेगा? कैल्शियम प्रदान करेगा। और बाकी सबका भी कुछ काम है? हाँ है, लिखिएगा बोरान, बोरान, लिखिएगा सल्फर, 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 अगला लिखिएगा जस्ता, जस्ता, अगला लिखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, अगला लिखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम, अगला लिखिएगा कार्बन। सबका अपना अलग अलग काम है, कुछ ना कुछ। कार्बन, कार्बन, जल, जल, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, ठीक है, बना लीजिएगा। इतना नोट कर लीजिएगा, यहां से देखिए एग्जाम में प्रश्न है और पूछा भी है, हालांकि हम इसका डिस्कस भी करेंगे आपसे। इतना नोट कर लीजिएगा। आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि कौन सा किस काम के लिए यूज होता है, इसमें नोट करिएगा कौन सा किस काम के लिए प्रयोग होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका, अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो ये एमिनो एसिड और विटामिन को संरक्षित करता है। कहां गया? लिखिएगा एमिनो एसिड और, एमिनो एसिड और विटामिन का प्लांट के अंदर संरक्षण यानी बचा के रखेगा एक तरह से। और बोरान की बात करेंगे, बोरान, बोरान का काम क्या है? नोट करिएगा, ये शर्करा का परिवहन और अंकुरण करता है पौधों में। लिखिएगा शर्करा का परिवहन करेगा और क्या करता है? अंकुरण करता है, अंकुरण। शर्करा का परिवहन करेगा और अंकुरण करेगा। जस्ते का काम क्या है? लिख लीजिएगा, जस्ता का काम क्या होता है? जस्ता का काम एंजाइम का सक्रियण करेगा, एंजाइम को सक्रिय करेगा। कौन करेगा? जस्ता करेगा, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम का काम क्या है? पत्ती को हरा रखेगा, पत्ती को और तना को, पत्ती को और तना को हरा रखेगा, ध्यान दीजिएगा। और कैल्शियम का काम क्या है? ठोस बनाएगा, पौधे को ठोस बनाएगा। पौधा ठोस तभी बनेगा जब उसमें क्या आएगा? भित्ति आएगी। देखते हैं ना, जब भित्ति नहीं हो तो प्लांट को हम कहीं से भी मोड़ सकते हैं। नीम का बड़ा सा पेड़ मोड़ के दिखाओ, नहीं मुड़ेगा। कार्बन का काम क्या है? कार्बन एक प्रकार का बृहद पोषक है। क्या है? बृहद पोषक। आप इसको सूक्ष्म में नहीं रखेंगे क्योंकि पौधे को हमेशा कार्बन चाहिए होता है। जल का काम क्या है? जल भी एक प्रकार का बृहद पोषक है। आप इसको सूक्ष्म में नहीं रख सकते क्योंकि प्लांट को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सूर्य की रोशनी क्या करेगी? तो पौधे के भोजन निर्माण में मदद करती है या पौधे को दिशा देती है सूर्य की रोशनी, ताकि पौधा ऊपर जाए, नहीं तो पौधा ऐसे बढ़ जाता। बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। हो गया इतना? देखिए बोरान का पौधे के भोजन निर्माण में मदद करती है या पौधे को दिशा देती है सूर्य की रोशनी, ताकि पौधा ऊपर जाए, नहीं तो पौधा ऐसे बढ़ जाता। बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। हो गया इतना? देखिए बोरान का, सल्फर का, जस्ता का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, सूर्य की रोशनी का, सबका अपना एक अलग अलग महत्व है और महत्व को बना के रखिएगा, यहां से प्रश्न आता है। आगे दिया है कि पत्तियों में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उसके तापमान को कम करता है? टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पत्तियों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्तियों का श्वसन कौन सा भाग करेगा? कौन सा भाग करता है? स्टोमेटा। कौन सा हिस्सा? स्टोमेटा भाग श्वसन करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और दिया है जल का अपघटन। जल अपघटन ये एक क्रिया हो सकती है, परंतु इनमें इनको शामिल हम नहीं करेंगे। हाँ, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे, हृदय के ऊपर चौड़ा भाग आलिंद कहलाता है, तो बाएं और दाएं निचले हिस्से में क्या दिया है? आलिंद और निलय के बारे में ना, बिना फिगर बनाए तो होगा नहीं। लिखिएगा ब्लड, लिख लीजिएगा ब्लड, ब्लड, ब्लड लिखिए, ब्लड लिखिएगा, ब्लड। सबसे एक जरूरी बात देखिए, यहां से एक प्रश्न पूछा था आपकी परीक्षा में भी एग्जाम क्वेश्चन है। ब्लड एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, जिसको आप लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्लड एक प्रकार का उत्तक है। ऐसा कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ब्लड एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। और ब्लड को डिस्कवर किसने करा था? लैंडस्टीनर। कौन किया था? ब्लड को खोजने वाले कौन है? और ब्लड के संबंध में जो आरएच फैक्टर था, इसको कौन ढूंढा था? आरएच फैक्टर को भी कौन ढूंढा था? लैंडस्टीनर ने। ब्लड की खोज करने वाले लैंडस्टीनर, और ब्लड के संबंध में आरएच फैक्टर को भी ढूंढा था कौन? लैंडस्टीनर। अगर हम रक्त की बात करते हैं, रक्त, अगर हम ब्लड की भैया बात करेंगे, अगर हम ब्लड की बात करेंगे, ब्लड, ब्लड जो होता है, ब्लड, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू, इसका पीएच कितना होता है? 7.4। 7 कितना होगा? 4। अच्छा, ब्लड का जो पीएच मान 7.4 है, तो ये प्रकृति में क्या हो गया? क्षारीय। ब्लड प्रकृति में क्या होता है? क्षारीय। ब्लड प्रकृति में क्या है? क्षारीय। अच्छा, ब्लड जब अध्ययन करना होता है, ब्लड यानी ब्लड किसी को हमें दान करना है, तो हमें सबसे जरूरी तौर पे क्या देखना होता है? आरएच फैक्टर। क्या देखना होता है? आरएच फैक्टर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्लड डोनेशन के समय, डोनेशन के समय, ब्लड डोनेशन के समय, ब्लड डोनेशन के समय सबसे जरूरी क्या होता है? आरएच फैक्टर। क्या जरूरी है? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप ब्लड को इधर से उधर चढ़ा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा,
और अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। ब्लड के अंदर एक हिस्सा होता है द्रवित भाग, कैसा भाग होता है? द्रवित भाग। और ब्लड का एक भाग कैसा होता है? ठोस भाग, कैसा भाग होगा? ठोस भाग। ध्यान दीजिए भैया, ब्लड के अंदर जो ठोस भाग होता है, इन ठोस भाग में पहला हिस्सा किसका होता है? आरबीसी। कौन सा भाग होगा? आरबीसी। ब्लड के ठोस भाग में दूसरा हिस्सा कौन? डब्ल्यूबीसी। ब्लड के ठोस भाग में तीसरा हिस्सा कौन सा? प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। और ब्लड के ठोस भाग में चौथा हिस्सा होता है आपका हिपेरिन। क्या होगा? हिपेरिन। और ब्लड के ठोस भाग में पांचवा हिस्सा जो होगा ये हिस्टामिन। क्या होगा? हिस्टामिन होता है। क्या हो जाएगा? हिस्टामिन होगा। और इसमें छठा हिस्सा होता है आपका एचबी, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये ब्लड के ठोस भाग हैं। और ब्लड के अंदर जो द्रवित हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसको हम नाम क्या देते हैं? प्लाज्मा। क्या नाम देंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है? गैस को कोल्ड करेंगे या हीट करेंगे? पूछा था कि गैस को अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर पर कोल्ड या हीट? हीट। क्या? हीट। गैस को अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा, सूर्य क्या है? गैस का गोला। सूर्य क्या है? गैस का। और हीट हुआ, जब गैस का गोला हीट हुआ तो क्या बनाया? प्लाज्मा। तो सवाल बनता है सूर्य की अवस्था क्या है? प्लाज्मा। सूर्य किस अवस्था में है? प्लाज्मा। हमारे वायुमंडल में सूर्य किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था। बना लेंगे ना? ध्यान दीजिए, द्रवित भाग क्या कहलाया? प्लाज्मा। जब हमने गैस को हीट किया तो उससे क्या बना? प्लाज्मा। बना लेंगे इतना? ध्यान दीजिएगा, तो ब्लड का भी एक भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा की मात्रा हमारे ब्लड में कितनी होती है? लगभग कितना? 55 से कितना? 55% से कितना? 60%। बाकी भाग क्या होता है? ठोस पार्ट। यानी ठोस भाग की अगर मात्रा पूछेगा आपसे हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 45 से कितना? 40 से 45 कह सकते हैं। 40% से लेकर कितना? 45% के अप्रॉक्स हमारे शरीर में क्या है? ठोस भाग। और जल के प्लाज्मा का भाग हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है? 55 से 60%। अब देखिए, सवाल ये पूछता है हमारे प्लाज्मा में वाटर का हिस्सा कितना है? कितना भाग? प्लाज्मा का 90% भाग क्या है? वाटर है। और ध्यान दीजिए, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा होगा? प्लाज्मा का रंग कैसा होगा? हल्का पीला। और प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बिलीरुबिन। क्या कारण है? बिलीरुबिन इसका कारण है। प्लाज्मा के हल्का पीला रंग होने का कारण क्या है? बिलीरुबिन। कारण क्या है? बिलीरुबिन है। प्लाज्मा के हल्का पीला होने का मुख्य कारण क्या है? बिलीरुबिन। अब जरा मुझे ये बताओ कि बिलीरुबिन की मात्रा अगर शरीर में क्या हो जाए? ज्यादा। बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में क्या हो जाए? ज्यादा, तो ये किसका रूप धारण करेगा? पीलिया। किसका रूप धारण करेगा? पीलिया का रूप। यानी अगर प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा होगी तो ब्लड में पीलेपन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। तो संबंध में एक बीमारी होती है, कौन सी? पीलिया। और पीलिया कोई हम बिगड़ा हुआ रूप हम क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। यानी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? लिवर। क्या प्रभावित होगा? लिवर। क्योंकि पीलिया नामक बीमारी किस पर अटैक करती है? लिवर पे। तो ये रही प्लाज्मा की कुछ बातें। हाँ, प्लाज्मा से एक सवाल और बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मानव ब्लड का कौन सा भाग, रक्त का कौन सा हिस्सा जो मसल्स को या फिर कटे हुए भाग को जोड़ने का काम करता है? प्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा, ब्लड का भाग 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 जो 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 ऊतक को जोड़ता है, ऊतक को जोड़ता है। वैसे तो सभी भाग जोड़ते हैं लेकिन ये प्रमुख भूमिका निभाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। देखते हैं किसी का ऑपरेशन हुआ हो, ज्यादा ऑपरेशन मतलब बड़ा, तो डॉक्टर क्या करता है? प्लाज्मा एक बार चढ़ा देता है। प्लाज्मा का मतलब ऑपरेशन जल्दी से भर जाएगा। समझ रहे हैं ना? ब्लड का भाग जो ऊतक को जोड़ता है तीव्र गति से, हालांकि सब जोड़ता है, पूरा ब्लड ही जोड़ता है ऊतक को, लेकिन कहा गया तीव्र गति से जोड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा द्रवित हिस्सा है कि ठोस भाग है? द्रवित भाग है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का 4 से कितना? आरबीसी का 120 दिन। प्लेटलेट का जीवन काल 5 से कितना? 5 से 6 दिन। तो से जोड़ने का काम कौन करता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा द्रवित हिस्सा है कि ठोस भाग है? द्रवित भाग है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का 4 से कितना? आरबीसी का 120 दिन। प्लेटलेट का जीवन काल 5 से कितना? 5 से 6 दिन। प्लेटलेट का जीवन काल 5 से कितना? 6 दिन। अच्छा, हेपेरिन ब्लड के अंदर एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? हेपेरिन ब्लड के अंदर एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हिस्टामिन ब्लड के अंदर एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और एचबी ब्लड में एक कंपोनेंट है जो ब्लड को क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। हाँ, हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या देगा? तो रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करेगा। और भैया यहीं से ध्यान दीजिएगा, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और एचबी ब्लड में एक कंपोनेंट है जो ब्लड को क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। हाँ, हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या देगा? तो रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करेगा। और भैया यहीं से ध्यान दीजिएगा, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बो। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। देख लीजिएगा, आरबीसी का शरीर में काम क्या है? तो O2 का परिवहन। क्या काम है? O2 का परिवहन। O2 का परिवहन
करने का काम कौन करता है? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का शरीर में काम क्या है? रोग प्रतिरक्षक। क्या है ये? रोग प्रतिरक्षक है। रोग प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रोग प्रतिरक्षक के रूप में। और प्लेटलेट का काम क्या है? थक्का ना जमने देना। तो रोग क्या है? तो O2 का परिवहन, क्या काम है O2 का? क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बो। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। देख लीजिएगा, आरबीसी का शरीर में काम क्या है? तो O2 का परिवहन। क्या काम है O2 का? परिवहन। O2 का परिवहन करने का काम कौन करता है? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का शरीर में काम क्या है? रोग प्रतिरक्षक। क्या है ये? रोग प्रतिरक्षक है। रोग प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या? O2 का परिवहन। क्या काम है O2 का? परिवहन। O2 का परिवहन करने का काम कौन करता है? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का शरीर में काम क्या है? रोग प्रतिरक्षक। क्या है ये? रोग प्रतिरक्षक है। रोग प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रोग प्रतिरक्षक के रूप में। और प्लेटलेट का काम क्या है? थक्का ना जमने देना। रक्त का थक्का। थक्का में सहायक कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, प्लेटलेट होता है। देख लीजिए एक बार, ये ब्लड के कुछ भाग मैंने लिखवाए हैं जो बेसिक हिस्सा है। और यहां से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। 3-4 स्लाइड आपको बनाना है। एक तो ये बनाना है, एक तो अभी इसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, बस 4 स्लाइड बनाइएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आप देखिएगा हम जितना क्वेश्चन दिए हैं ना, 35-40 क्वेश्चन खाली टिक लगाएंगे। फिर इसे बना लेंगे ना आप लोग? हाँ, कुछ भाग और बचा है। कार्बोहाइड्रेट लिखा है ना, ये हाइड्रेट तो होगा, इसे हटा सकते हैं। ये नहीं, क्या होता है? हटा देना। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक सवाल बनता है, एक प्रश्न बनेगा आकार के अनुसार, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में है भाई। आकार के आधार पर अगर देखा जाए, आकार के अनुसार देखा जाए, आकार के आधार पर अगर देखा जाए, तो आकार के आधार पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटा आकार किसका? आरबीसी। सबसे छोटा आकार किसका? और उसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स है। क्या है? और प्लेटलेट से बड़ा क्या है? क्या होगा? तो आकार के आधार पे बना लेंगे। अब जरा लिखिए, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। अगर संख्या के आधार पर पूछेगा तो सबसे अधिक संख्या किसकी है? आरबीसी से कम किसकी है? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट। अच्छा, प्लेटलेट से कम संख्या किसकी है? डब्ल्यूबीसी की है। आकार के आधार पर और संख्या के आधार पर, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद करिए। एडीओ का पेपर ऐसा क्वेश्चन था। अब सब बोलेगा नहीं था, विरोध करने में, ढूंढना जाके। इसको बना लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, हमने एक बात कहा, हमने कहा डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से ज्यादा है, हाँ या ना? डब्ल्यूबीसी आरबीसी से ज्यादा है? अरे हाँ या ना बताओ। डब्ल्यूबीसी ज्यादा है आरबीसी से? कम है? कम है। हमने कहा कि प्लेटलेट ज्यादा है डब्ल्यूबीसी से, बात ठीक है। हमने कहा आरबीसी ज्यादा है प्लेटलेट से। ऐसे ही एडीओ में पूछा था कि कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल बना था कि आकार में सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा, सबसे छोटा। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट आकार में सबसे छोटा है, सबसे बड़ा? आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे छोटा, संख्या में सबसे ज्यादा, संख्या में दूसरा, संख्या में तीसरा, सबसे कम संख्या किसकी? इतना बना लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब संख्या लिखी लिए तो इसमें नोट कर लीजिए, तो इसमें थोड़ा सा और नोट करिए तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम आरबीसी की बात करेंगे तो इसकी संख्या जो होती है 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन प्रति 100 ग्राम, सॉरी ग्राम, ग्राम नहीं लिखते हैं, एमएल लिखते हैं ना ब्लड के संबंध में, एमएल। 5.5 मिलियन प्रति एमएल, प्रति 100 एमएल के अंदर होती है आरबीसी।
प्लेटलेट की अगर हम बात करेंगे तो प्लेटलेट की संख्या 1.5 से लेकर कितना 4.5 प्रति 100 ml। 100 ml ब्लड में देखिए प्लेटलेट की कुछ ये संख्या है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो 8000 से कितना भैया, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना 10,000। 8000 से कितना 10,000, कितना प्रति 100 ml ब्लड के अंदर। एक बार ये भी देख लीजिएगा, हर आंकड़ा पूछा है, ये तो आंकड़ा पूछा हुआ है, ये देखिए पूछा हुआ है। इतना हो गया बना। आरबीसी की संख्या महिलाओं में कम होती है क्या, कितना कम होती है? पुरुषों में तो 5.5 है, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो कितना 4.5 मिलियन मिलियन प्रति 100 ml। 100 ml, थोड़ा सा अंतर होता है बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े, आगे प्रश्न दिया है कि हृदय, अच्छा इसमें बताना है ना, क्वेश्चन पे कहां आ गए हम, ये देख लिए हमने। देखिए ब्लड के कुछ कंपोनेंट पढ़ा, हमने ये पढ़ा मिलियन प्रति 100 ml। 100 ml, थोड़ा सा अंतर होता है बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े, आगे प्रश्न दिया है कि हृदय 5 मिलियन मिलियन प्रति 100 ml। 100 ml, थोड़ा सा अंतर होता है बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े, आगे प्रश्न दिया है कि हृदय, अच्छा इसमें बताना है ना, क्वेश्चन पे कहां आ गए हम, ये देख लिए हमने। देखिए ब्लड के कुछ कंपोनेंट पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कौन आकार में ज्यादा और कौन संख्या में ज्यादा, ये दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा। देखिए एक तो पूछता है कि इनका निर्माण कहां होता है, इनका काम क्या है। काम तो मैंने बता दिया, O2 का परिवहन कौन करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। लेकिन यहां से एक सवाल और बना, इनका निर्माण। तो अगर निर्माण के संबंध में बात किया जाए, निर्माण, अगर निर्माण के संबंध में बात किया जाए, निर्माण, अगर निर्माण के संबंध में बात किया जाए तो सबसे एक जरूरी बात ब्लड। ब्लड के लिए यही पूछता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड है, इस ब्लड का ही निर्माण कौन करेगा। तो ब्लड का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा। कहां पर, अस्थि मज्जा में। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर, निर्माण के संबंध में बात किया जाए तो सबसे एक जरूरी बात ब्लड। ब्लड के लिए यही पूछता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड है, इस ब्लड का ही निर्माण कौन करेगा। तो ब्लड का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा। कहां पर, अस्थि मज्जा में। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब क्या है, बोन मैरो। हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहां पर, अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर। और ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के अंदर ब्लड, ब्लड कहां पे मरता और कहां पर समाप्त होता है। तो अगर मृत्यु या समाप्त की बात करेंगे तो कहां पर, स्प्लीन के अंदर। कहां पर, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, प्लीहा। क्या नाम देंगे, प्लीहा। और इसी प्लीहा को हम कहते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलेंगे, तो हमारे रक्त की कोशिकाएं कहां पर जाके मरती हैं, प्लीहा में। कहां पर, ब्लड बैंक या प्लीहा में जाके खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। आगे देखिए, अब ब्लड से निकला हुआ हिस्सा पूछेगा आपसे। जैसे सवाल बना आरबीसी, सवाल बना आपका डब्ल्यूबीसी, सवाल बना आपका प्लेटलेट्स। अगर इन तीनों के संबंध में पूछेगा कि इन तीनों का निर्माण कहां होता है, इन तीनों का निर्माण भी कहां पर, अस्थि मज्जा में। कहां पर, अस्थि मज्जा के अंदर। इन तीनों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन एक सवाल अलग से पूछता है कि आरबीसी की कब्रगाह किसको कहते हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा, आरबीसी की कब्रगाह के नाम से किसको जाना गया। तो आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा गया, एक सेकंड, प्लीहा। किसको बोला गया, प्लीहा। आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा गया, प्लीहा को कहा गया। आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा गया, प्लीहा। आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा गया, प्लीहा को कहा गया। बना लेंगे, आरबीसी की कब्रगाह कहा गया किसको, प्लीहा। किसको कहा गया, प्लीहा को कहा गया। हाँ, एक सवाल और पूछा था, देखिए छूट गया हमसे। सवाल ये बना था ना कि प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है ना, होता है। कहा गया कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ना भैया, इसकी मात्रा कितना है। तो 7 से कितना, 8%। 7 टू कितना, 8%। लगाइए इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में। प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 7 टू 8% होती है। फिलहाल ये देख लीजिएगा, बाकी बना लेंगे ना, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। O2 का परिवहन कौन करेगा, आरबीसी। और रोगों से कौन लड़ेगा, डब्ल्यूबीसी। ब्लड क्लॉट कौन कराएगा, प्लेटलेट। कौन कराएगा, प्लेटलेट कराएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। हाँ, इतना बना लीजिएगा। और देखिए सवाल और कहां से बना, इसमें क्वेश्चन और बना। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेगा ही नहीं सब। फिलहाल देखिए, यहां से ये वाला हिस्सा याद रखिएगा, यहां से ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहां से ये, अब हम आते हैं हीमोग्लोबिन वाले हिस्से पर। लिखिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वाले भाग पर आएंगे। हीमोग्लोबिन वाले हिस्से पर आते हैं, हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, एचबी। क्या बोलेंगे, एचबी। हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, एचबी। एचबी कहेंगे अगर इस एचबी के साथ हम ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अगर घुला है, अगर इसमें ऑक्सीजन घुला है, अगर इसमें ऑक्सीजन घुला है, तो इससे बनने वाला जो कंपोनेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। लिख लीजिएगा, ये सवाल सीडीएस में है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की बात की गई अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होगा, तो हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्राप्त होगा। बना लीजिएगा, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो रक्त को लाल बनाए रखना, रक्त को लाल बनाए रखना, ये लाल बनाए रखने का काम कौन करेगा, तो हीमोग्लोबिन करता है। और ध्यान दीजिएगा,
और शरीर रक्त में O2 का परिवहन कौन करेगा? तो वो करेगा आपका आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का एक काम और क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, रक्त की मात्रा को संतुलित रखना। रक्त की मात्रा को भी संतुलित कौन रखेगा? संतुलित। ये कौन रखेगा? तो हीमोग्लोबिन यानी एचबी रखेगा। रक्त की मात्रा को संतुलित भी रखता है कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की अगर भैया बात करें तो ब्लड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 11.5 mgdl के आसपास होता है। लिख देते हैं हम 11.5 mgdl कहते हैं ये 11.5 mgdl। देखते हैं ना, कभी कम हो जाता है, 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो इसे खड़ा रहेंगे, चक्कर आएगा। समझ रहे हैं ना? आयरन की कमी होती है, इसके कारण ये धीरे धीरे क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछता है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाएगा? लोहा। अब सवाल ये बनेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट या तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं? लोहा। लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, बना लीजिएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, दिया था ना, सुनिए, दिया था कि आरबीसी तो परिवहन करेगी O2 का, खाली O2 का, तो 8 mgdl के आसपास होता है। लिख देते हैं हम 11.5 mgdl कहते हैं ये 11.5 mgdl। देखते हैं ना, कभी कम हो जाता है, 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो इसे खड़ा रहेंगे, चक्कर आएगा। समझ रहे हैं ना? आयरन की कमी होती है, इसके कारण ये धीरे धीरे क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछता है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाएगा? लोहा। अब सवाल ये बनेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट या तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व को हम क्या बोलते हैं? लोहा। लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, बना लीजिएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, दिया था ना, सुनिए, दिया था कि आरबीसी तो परिवहन करेगी O2 का, खाली O2 का, लेकिन दिया था कि शरीर में कौन सा अंग, ब्लड का कौन सा हिस्सा ये O2 के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है? लिखना होगा, लिखेंगे ना? लिखिएगा, रक्त में O2 का परिवहन, रक्त में O2 का परिवहन, खाली O2 पूछा है ना, O2 का मतलब ऑक्सीजन, तो ये कौन करेगा? आरबीसी। बस बस यहां से यही है। अब ध्यान दीजिएगा, O2 के साथ ध्यान दीजिएगा CO2 का परिवहन, O2 के साथ CO2 का परिवहन कौन करेगा? तो हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। O2 के साथ CO2 का परिवहन कौन करेगा? तो हीमोग्लोबिन करता है। हाँ, बस फर्क कितना है कि O2 की मात्रा को ये पूरा ले जाता है, पूरा परिवहन करता है, मतलब पूरी तरह से संचालित करेगा, लेकिन CO2 में थोड़ा कमी करता है, इसकी केवल 75% मात्रा को ये परिवहन में ले जाता है, 25% मात्रा छोड़ देता है। तो सवाल पूछता है कि O2 परिवहन के वक्त हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा छोड़ देगा? 25%। कितनी मात्रा को उठा के ले जाता है? पूरी तरह से संचालित करेगा, लेकिन CO2 में थोड़ा कमी करता है, इसकी केवल 75% मात्रा को ये परिवहन में ले जाता है, 25% मात्रा छोड़ देता है। तो सवाल पूछता है कि O2 परिवहन के वक्त हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा छोड़ देगा? 25%। कितनी मात्रा को उठा के ले जाता है? 75%। देख लीजिएगा एक बार। हो गया? हमने ब्लड के एक एक हिस्से के बारे में जाना और यहां से बढ़ेंगे आगे। देखिए, यहां से एक प्रश्न और बनेगा आपका। अच्छा, जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट, इसमें प्रतिरक्षा वाला लिम्फोसाइट कौन सा है? तो टी है। क्या है? टी है। जितने भी रोग कारक होते हैं किसके ऊपर अटैक करेंगे? टी पर। तो टी लिम्फोसाइट किसका हिस्सा है? डब्ल्यूबीसी। किसका हिस्सा है? डब्ल्यूबीसी। अब उसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। हाँ, अभी ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, अब सुनिएगा। देखिए, हमने कहा ब्लड के अंदर कुछ ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। ब्लड के अंदर होते हैं ग्रुप, और इन ग्रुपों की संख्या कितना बताया? 4। कितना बताया? 4। और ग्रुप बताने वाले कौन थे? लैंडस्टीनर। कौन थे? और ब्लड ग्रुपों के ऊपर प्लस और माइनस होता है, यानी आरएच फैक्टर होता है। क्या होता है? और ब्लड ग्रुप पर आरएच फैक्टर को भी बताने वाले कौन थे? लैंडस्टीनर साहब थे। अब सुनिएगा, ब्लड ग्रुप, मानव शरीर में ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? तो इन ब्लड ग्रुप का नामकरण जब किया गया, नामकरण, तो इनको कहा गया एबीओ। क्या कहा गया? एबीओ। मानव शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो एबीओ। क्या होता है? एबीओ। हाँ, ब्लड ग्रुप पूछेगा, ब्लड ग्रुप का नामकरण किया गया तो क्या कहा गया? एबीओ। क्या बोला गया? एबीओ। क्या कहा गया? एबीओ कहा गया। ए से ए, बी, ए बी और ओ, ए बी, ए बी और ओ। ध्यान दीजिएगा, ये तो खैर कॉमन सी बात है, आसान सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप बना पाएंगे। लेकिन यहां से थोड़ा सा अलग सवाल बनता है। सवाल ये बनता है, हमने लिखा ऊपर एंटीजन। क्या लिखा? एंटीजन। ऊपर हमने लिखा एंटीजन और जरा सा बगल में हमने लिखा एंटीबॉडी। क्या लिखा? एंटीबॉडी लिखा हमने। क्लियर है? देखिए, ए के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? तो ए के अंदर ए प्रकार का एंटीजन। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। लेकिन ए के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो बी प्रकार की एंटीबॉडी है। क्लियर है ना? जन के संबंध में सेम होगा और बॉडी के संबंध में क्या होगा? अलग हो जाएगा। एंटीबॉडी। ध्यान दीजिएगा, आगे है, आगे देखिए दिया है, बी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? बी के अंदर एंटीजन कौन सा? बी। एंटीजन कौन सा? बी। लेकिन बी के अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो एंटीबॉडी हो जाएगा ए। अब सवाल पूछा है कि एबी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? तो एबी के अंदर एंटीजन कौन सा? एबी होगा। एबी के अंदर एंटीजन कौन सा? एबी होगा। कोई एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी क्या है? कोई नहीं। एंटीबॉडी पाया जाएगा? नहीं, एंटीबॉडी कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ओ के अंदर कोई एंटीजन है? नहीं।
ओ के अंदर एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी पूछेगा तो सभी प्रकार की, है ना भैया, सभी प्रकार की, सभी प्रकार का मतलब ए बी और ओ, सभी प्रकार की एंटीबॉडी होती है, बना लीजिएगा। ये चार्ट बनाइए, आपके काम आएगा ये। आवाज नहीं करेंगे, ये तीसरा स्लाइड है ना, एक स्लाइड और पढ़ाएंगे खत्म हो जाएगा। यहां से हर जगह से क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा सीरियस लेके पढ़िएगा, हर एक पार्ट हर एक हिस्सा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो गया। ये बताइए कि ए में कौन सा एंटीजन है, ए कौन सी एंटीबॉडी, बी में एंटीजन एंटीबॉडी, ए में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी है, ओ में एंटीजन है एंटीबॉडी, सभी प्रकार मतलब ए बी ओ, और तो कुछ है नहीं, बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, तो ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये क्या है, क्या है, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसीवर बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसीवर का नाम देते हैं, इनको हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ब्लड को ग्रहण कर सकते हैं, और ब्लड को ग्रहण करने वाला फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव फैक्टर है, एबी का प्लस फैक्टर है। और जो ओ वाला होता है इनको हम बोलते हैं सर्वदाता, क्या बोलेंगे, सर्वदाता, क्या बोलते हैं, सर्वदाता, इनको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। और भैया यूनिवर्सल डोनर जो यूनिवर्सल डोनर, इसमें ओ का कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट है, देख लीजिए। पहले यही पूछता था बस, खाली ये, लेकिन फिर जब सब जान गया तो कठिन पूछ दिया, फिर कहा कि प्लस माइनस भी बताओ, बना लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि एबी वाला व्यक्ति है, एबी का व्यक्ति है, ओ से रक्त लेना चाह रहा है, ले पाएगा, एबी का व्यक्ति है, ओ से रक्त लेना चाह रहा है, ले पाएगा, एबी का नेगेटिव है, लेना चाह रहा है, लेगा। ब्लड खींचने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ब्लड देने के लिए नेगेटिव, ब्लड लेने के लिए पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए, हम कुछ लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, क्या होगा, अरे मैंने कुछ भी धन लिया, रुपया लिया, तो हमारे पास क्या होगा, प्लस, लेकिन जब हम देते हैं तो क्या होता है, माइनस, नेगेटिव होता है, समझ रहे हैं ना। तो जब भी हम रिसीव करते हैं तो कौन सा फैक्टर होगा, प्लस, और जब भी हम देते हैं तो कौन सा फैक्टर, माइनस, कौन सा फैक्टर होगा, माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, एबी का मन है कि हम एबी को ब्लड दे पाए, ठीक है, तो क्या दे पाएगा, क्या एबी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, एबी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, क्या एबी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, हाँ या ना। अच्छा ए पॉजिटिव व्यक्ति क्या ए पॉजिटिव को रक्त देगा, हाँ देगा ना, देगा। ए पॉजिटिव व्यक्ति क्या ए नेगेटिव को ब्लड देगा, ब्लड देगा, नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा। ए पॉजिटिव कभी ए नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा। ए नेगेटिव को ब्लड देने के लिए हमें किसको खोजना होगा, ओ नेगेटिव, कौन ढूंढेंगे, ओ नेगेटिव को ढूंढेंगे, ये बात याद रहे, कभी भूलेगा। नेगेटिव ब्लड का सेंस जब भी देने के संबंध में बात आए तो हम किसके पास आएंगे, ओ के पास आएंगे, और ओ वालों की मात्रा बहुत कम होती है भैया, बहुत कम। चलिए बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये तो रहा ब्लड के लेन देन के संबंध में बात और ब्लड के ग्रुप के संबंध में बात। अब आइए, ब्लड हमारी नली में बहता भी है, बहता है ना, ध्यान दीजिएगा। ब्लड का परिसंचरण, हल्ला नहीं करिए, ब्लड का परिसंचरण, अगर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो ब्लड का परिसंचरण ध्यान दीजिएगा दो टाइप से होता है। एक को तो हम कहते हैं ओपन एंडेड सर्कुलेशन सिस्टम या ओपन एंडेड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम बोलेंगे खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण। और एक दूसरा होता है आपका बंद रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण। एक तो खुला होता है और दूसरा क्या है, तो बंद वाला है। अच्छा हम लोग के अंदर कौन सा ब्लड है, खुला है या बंद है, क्या है, बंद है, क्योंकि देखिए क्या मेरे मुंह में ब्लड दिख रहा है, नहीं ना, यानी बॉडी के उसी हिस्से में ब्लड होगा जहां पे ब्लड की नलिका होगी, समझ रहे हैं ना। और खुले परिसंचरण में क्या होता है कि ब्लड बिना नली के बहता है। जब ब्लड बिना किसी नली के शरीर में बहे तो ब्लड तंत्र कैसा होगा, खुला। क्या खुला परिसंचरण में नली की आवश्यकता होती है, नहीं। नली का मतलब क्या है, धमनी और सिरा, क्या इनकी आवश्यकता है, नहीं। अगर ब्लड परिसंचरण तंत्र खुला है तो इनकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं मछली, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मछली। मछली का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये क्या होता है, खुला। और ध्यान दीजिएगा क्लोज की बात करेंगे तो क्लोज में नली पूछेगा, नली, धमनी और सिरा, धमनी और क्या है, सिरा। तो क्या धमनी और सिरा की उपस्थिति होती है, हाँ। अब जब भी ब्लड को बहना होगा तो धमनी से बहेगा और किससे बहेगा, सिरा। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, मानव, क्या ले सकते हैं, मानव को रख सकते हैं, बनाइए। यानी हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड है ये क्लोज एंडेड है, ना कि ओपन एंडेड है, बनाइए। हो गया, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड से सवाल बनेगा तो बना लीजिएगा। एक खुला तंत्र होता है और दूसरा तंत्र कैसा है, तो बंद है। हो जाएगा भैया, हटाए ना तभी बना पाएंगे, हटा दें, चलिए ठीक है। देखिए समझिएगा, अच्छा यहीं से कुछ बात समझिए इसी स्लाइड पे, नहीं नहीं खराब हो गया है, समझिएगा। मानव शरीर में अब तो बहुत जरूरी बात है, यहां से देखिए प्रश्न होता है, मानव शरीर में रक्त परिवहन, मानव शरीर में जो रक्त का परिवहन है, परिवहन ध्यान दीजिएगा ये रक्त वाहिकाओं द्वारा होता है,
रक्त वाहिकाओं द्वारा होता है। रक्त वाहिकाओं में एक तो हो जाएगी आपकी सिरा, क्या है? सिरा। दूसरा क्या हो जाएगी? तो धमनी, क्या है? धमनी है। और तीसरा क्या है? केशिकाएं, क्या होगा? केशिकाएं। ये 3 रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में होती हैं। सवाल पूछता है कि हमारा ब्लड, हमारे ब्लड में यानी हमारा जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कहां पर मिलते हैं? तो क्या बताएंगे? केशिका में। सवाल पूछेगा कि धमनी और सिरा को कौन जोड़ती है? धमनी प्लस सिरा को कौन जोड़ेगी? केशिका। सवाल पूछता है कि प्योर ब्लड को, जो प्योर ब्लड है इसको इम्प्योर ब्लड से कौन जोड़ेगा? तो ये भी कौन जोड़ती है? केशिका जोड़ती। क्लियर है? पति शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को कौन मिलाती है? केशिका। ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की मात्रा को मिक्स कौन करेगी? केशिका। और धमनी और सिरा को भी कौन जोड़ेगी? केशिका। कौन जोड़ेगी? केशिका। सिरा के अंदर बहने वाला ब्लड कैसा है? इम्प्योर है। कैसा है? इम्प्योर है। धमनी के अंदर बहने वाला ब्लड कैसा है? प्योर है। कैसा ब्लड? प्योर। प्योर का मतलब समझ रहे हैं ना? प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। क्या होगा? शुद्ध। और इम्प्योर का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। क्या होगा? शुद्ध होगा। बनाइए, यहां से क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये पूछा हुआ था, ये वाला। ये अभी हाल ही में टीजीटी का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, बायोलॉजी वाले सेशन में प्रवक्ता का पेपर था और जीव विज्ञान में ये पूछा था, ये पूछा था कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहां पे आके मिल जाते हैं? कहां? केशिका में। हार्ट में तो मिलते नहीं है, अलग अलग चेंबर है, सेप्टम इनको अलग करता है, परंतु केशिका में आके क्या होते हैं? मिल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, एक तो धमनी हो गया, दूसरा कौन सी है? तो सिरा। अगर हम धमनी की बात करते हैं, धमनी, तो भैया ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे ब्लड को हृदय से कहां ले जाना है? हृदय से कहां? हृदय से कहां पर? शरीर में। ये कौन लाएगा? धमनी लाएगी। और धमनी में बहने वाला ब्लड हमेशा क्या होता है? रक्त कैसा होगा? शुद्ध रक्त होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं सिरा पे। अगर हम सिरा की बात करेंगे, हमारे शरीर का रक्त जो है, रक्त जो है ये हमारे पूरे शरीर का हो। हृदय से कहां ले जाना है? हृदय से कहां? हृदय से कहां पर? शरीर में। ये कौन लाएगा? धमनी लाएगी। और धमनी में बहने वाला ब्लड हमेशा क्या होता है? रक्त कैसा होगा? शुद्ध रक्त होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं सिरा पे। अगर हम सिरा की बात करेंगे, हमारे शरीर का रक्त जो है, रक्त जो है ये हमारे पूरे शरीर से, ब्लड जो है पूरे शरीर से कहां जाएगा? हृदय में। शरीर से कहां जाएगा? हृदय में। शरीर से हृदय में कौन ले जाएगा? सिरा। कौन ले जाएगा? सिरा। और सिरा के अंदर हमेशा ब्लड कैसा होता है? अशुद्ध रक्त। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अगर भूल जाए तो एक तरीका है, क्या फोटो ले रहे हो? सुनो तरीका क्या है समझिएगा। देखिए, धमनी को हम क्या बोलते हैं? जमीन। और सिरा को हम सर बोल सकते हैं, सिर। हार्ट कहाँ है? ऊपर है। पूरी बॉडी कहाँ है? नीचे है। पूरी बॉडी कहाँ? नीचे। अब हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड ले जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब धमनी, नीचे जा रहा है मतलब धमनी, और पूरी बॉडी से ऊपर आ रहा है मतलब सर की तरफ आ रहा है। कौन लाएगा? तो रक्त से हृदय की तरफ ब्लड कौन लाएगा? सिरा। रक्त से हृदय की तरफ कौन? सिरा। हृदय से शरीर की तरफ कौन? धमनी। हृदय से शरीर की तरफ कौन? धमनी। और जो ब्लड हृदय से निकल के बाहर गया वो शुद्ध होगा, और जो ब्लड हृदय में प्रवेश कर रहा है शरीर से वो क्या होगा? अशुद्ध। अशुद्ध रक्त कहां बहेगा? सिरा। और शुद्ध रक्त कहां पर? धमनी। ध्यान दीजिएगा। और शुद्ध और अशुद्ध कहां पर मिलेगा? केशिका। और ब्लड में O2 और CO2 कहां मिलता है? केशिका। प्योर और इम्प्योर कहां मिलेगा? केशिका। धमनी और सिरा का मिलन कहां होता है? केशिका। सब बताएंगे फिगर बना के, फिलहाल नोट करिए। हो गया? यहां से क्वेश्चन होता है, बना लेंगे ना भैया? क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। पेसमेकर का नाम सुने हैं? पेसमेकर सुने हैं ना? हृदय की, ध्यान दीजिएगा, हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? पेसमेकर। कौन करेगा? अच्छा ये बताइए, पेसमेकर जो है ये किससे जुड़ा होता है? सिरा आलिंद से कि धमनी आलिंद से? सिरा आलिंद। ऐसे नोट सुने हैं ना? ऐसे नोट। तो सवाल बनेगा कि पेसमेकर हमारे हृदय के किस भाग से जुड़ा होगा? ऐसे नोट से। किससे जुड़ा होता है? ऐसे नोट से। हालांकि इसके बारे में हम फिगर में चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। इतना देख लिए। अब हेडिंग बना लीजिएगा, हार्ट। आवाज नहीं करना है, खाली पढ़ना है बस। कहते हैं साइंस पढ़ाइए, और पढ़ाते हैं तो फिर आवाज करते हैं। कुछ नहीं झेल पाता है सब। लिखिएगा हार्ट। लंबा पढ़ने की आदत डालिए ना, बैठने की आदत डालिए। कम से कम 6 घंटा 7 घंटा लगातार बैठे रह गए बिना उठे। क्या आप हमसे पढ़वा लीजिए, 7 घंटा 8 घंटा हम खड़ा रहेंगे, चेयर पे नहीं बैठेंगे क्या? क्यों, क्या बोल रहे हैं? तो आप अगर बैठे हैं तो बैठना सीखिए। बैठना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप 6-7 घंटा बैठ गए, इसमें एक बड़ी महारत हासिल है। हम लोग खड़े हो गए, इसी में महारत हासिल है। आराम से आप 8 घंटा खड़ा करिए, हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे। बना लीजिए। आप खड़े होकर जाइए, रात में ये वाला पैर यहाँ दर्द करेगा। समझ रहे हो? हम जब शुरू में पढ़ाते थे तो उस समय हालांकि एज कम थी मेरी। एज जब हम पढ़ाना शुरू किए, ग्रेजुएशन के अप्रोक्सीमेटली इर्द गिर्द का ही इलाका था, तो उस समय हम लोग अपने यहाँ ही पढ़ाते थे। तो उस समय ये वाला नीचे पैर दर्द करता था। ये पढ़ा के गए,
जोश में पढ़ा तो लिए, लेकिन घर जाके जब रात में सोते थे बहुत इतना तेजी से दर्द करता था कि मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेम यही हाल हुआ था बिहार पुलिस बैच में हम पढ़ाते थे यहाँ पे, तो क्लास 12 घंटा अप्रोक्सीमेटली 14 घंटा होती थी। अब 14 घंटे का मतलब ये ना कि शरीर का जो ये वाला पार्ट था ना, यहाँ तक तो ठीक था, कमर के बाद का जो हिस्सा था बहुत तेज दर्द होता था। मतलब इतना दर्द कि मन होता था काट के हटा दें, मतलब आधा शरीर का हिस्सा हटा दो, समझ रहे हो ना। मतलब इतना एक लिमिट, एक कहते हैं ना एक लेवल का दर्द हो रहा था। तो थोड़ा बैठना सीखिए, जब कष्ट होगा ना तभी इसका परिणाम मिलेगा, और जब कष्ट नहीं होगा तो इतना जान लीजिए परिणाम के पास नहीं पहुंचे हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि हार्ट उपस्थित होता है कहां पर, चेस्ट कैविटी में। कहां पर, चेस्ट कैविटी में। हृदय की बात करेंगे, लिखिएगा, यह मानव शरीर का परिवहन अंग है, एक प्रकार का परिवहन अंग है। इसका काम केवल परिवहन करना है, पंप करना है। यह मानव शरीर का परिवहन अंग है, ध्यान दीजिएगा, यह मानव शरीर का परिवहन अंग है। इसका आकार जो है, आकार, इसका आकार होता है फिस्ट लाइक। कैसा होता है, फिस्ट लाइक। इसका आकार होता है फिस्ट लाइक। फिस्ट लाइक का मतलब मुट्ठी नुमा। इसका आकार कैसा होता है, तो मुट्ठी नुमा होता है। उंगलियों को मोड़ लेंगे, हर्ट बन गया, देखिए ये हर्ट। इसका आकार कैसा होता है, मुट्ठी नुमा होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका वजन और भार की बात करेंगे, इसका भार कितना होता है, लिखिएगा, लगभग कितना, 300 से कितना, 350 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली, यही है आसपास। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। अभी मत कहना कि औरत पुरुष और महिला में ये ज्यादा और कम होते हैं, सब बराबर है, किसी का दिल बड़ा नहीं है, सेम। ठीक है, पुरुषों को फील हो रहा होगा कि दिमाग ज्यादा था तो दिल भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, केवल दिमाग बड़ा है। ये इतना ही आकार का होता है सबके शरीर में, लिख लीजिएगा। 300 से 350 ग्राम इसका वजन होता है, लगभग 350 के अप्रॉक्स। और इसकी अवस्थिति लिखिएगा, अवस्थिति, इसकी अवस्थिति लिखिएगा, अवस्थिति लिखिएगा, लिखिए चेस्ट कैविटी के, चेस्ट, इसको हम वक्ष गुहा हिंदी में लिख देना, वक्ष गुहा के बाईं ओर, वक्ष गुहा के बाईं ओर इसकी अवस्थिति होती है। यानी जो वक्ष गुहा है इसके बाएं साइड, मतलब ये दायां साइड है, इधर वाला बायां साइड, बाईं ओर इसकी अवस्थिति होती है। एक बार फिगर में आप देख पाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आप इसको फिगर में देख पाइएगा तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रहा आपका चेस्ट, देखिए चेस्ट का भाग रहा, धीरे धीरे ही पतला होता है ना। और अगर हम देख पाएंगे तो इधर हिस्सा भी यही है, सेम। बीच में अगर हम देख पाएंगे तो बीच में इनको जोड़ने के लिए आपको पता था एक हड्डी है, जिनको हम नाम क्या देते हैं, स्टर्नम। क्या नाम देंगे, स्टर्नम का नाम देते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम सेप्टम, इसे बहुत ख्याल से पढ़ना होता है, गलत हो जाता है। इनको हम नाम देते हैं स्टर्नम। और भैया आप देख पाइएगा, इसी भाग में आप देख पाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी हिस्से में आप देख पाएंगे ये कुछ इस आकार में, यहां पर ऐसे कुछ इस आकार में होता है फेफड़ा। कुछ इस आकार में होता है फेफड़ा। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हल्ला मत करिए ना, हल्ला करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है फिर क्वेश्चन। यहाँ पर रखा होता है हर्ट। अब जो ये वाली आकृति आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये वाला भाग, इसी भाग को हम हृदय का नाम देते हैं, हर्ट का नाम देते हैं। ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये जो भाग, इसी भाग को हम कहते हैं हृदय। ये जो अंदर रखा हुआ हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो अंदर रखा हुआ भाग आप देख पा रहे हैं, इसी को हम हर्ट का नाम देते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम हर्ट यानी हृदय का नाम देते हैं, देख लीजिए एक बार, यही भाग होता है हर्ट। तो सवाल बनेगा, देखिए हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो मेरा ये वाला हिस्सा क्या हो गया, तो बायां, इधर वाला हिस्सा क्या है, दायां। तो सवाल बनेगा कि चेस्ट कैविटी के कौन से भाग में होता है, तो बाएं भाग में। ध्यान दीजिएगा, बाएं भाग में, हमारी चेस्ट कैविटी के कौन से भाग में होता है, बाएं भाग में। सवाल बनेगा कि हर्ट हमारी चेस्ट कैविटी के कौन से भाग में है, बाएं भाग में। देख लीजिए ना। हृदय के संबंध में हम और बात करते हैं भैया। जो हृदय है ना, हृदय, जो हृदय है, हृदय, जो हृदय है, हृदय जो है, हृदय की धड़कन, ध्यान दीजिएगा, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हल्ला मत करिए, सुनिए। हृदय की धड़कन के संबंध में बात करेंगे तो ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार, 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। देखिए हार्ट जो है हमारा 1 मिनट में 72 बार, यानी 1 मिनट के दौरान ये 72 बार पचकेगा और 72 बार फूलेगा, 72 बार पचकेगा और 72 बार फूलेगा। अच्छा, हृदय के पचकने को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, पचका है, सिस्टोलिक है, फूलेगा, फूलेगा, डायस्टोलिक, उल्टा नहीं है, क्लियर हो सब।
ध्यान देना, गलत होगा तो बहुत गड़बड़ है, फिर आगे क्वेश्चन है इसी पे। देखिए हृदय एक बार पचकता है और एक बार फूलता है। एक बार को हम बोलते हैं संकुचन, क्या बोलेंगे? दूसरे को हम बोलेंगे शीतलन, क्या बोलेंगे? एक बार पचकेगा तो संकुचन, क्या है? हम कहते हैं अपने आप को संकुचित करिए, मतलब कम में करिए। तो जब हृदय पचकता है तो क्या है? संकुचन। फूलेगा तो शीतलन, पचकेगा तो संकुचन, फूलेगा तो शीतलन। ध्यान दीजिएगा। तो सवाल बनेगा कि हृदय का जो संकुचन होता है संकुचन, हृदय का जो संकुचन होता है संकुचन, और हृदय का जो शीतलन है शीतलन, हृदय का जो संकुचन और शीतलन है, हृदय का शीतलन कितनी बार होता है? 72 बार उसी मिनट के दौरान, और हृदय का संकुचन भी कितनी बार होता है? 72 बार होता है। सेम उसी सेम मिनट के दौरान हृदय का संकुचन और शीतलन दोनों 72 बार होता है। लिखिए एग्जाम में आया था, नोट करिए वाली बात। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार तो होती है, लेकिन उसकी पचकने और फूलने की दर भी 1 मिनट में 72 बार होती है। ऐसा नहीं कि एक बार 72 बार खाली फूला बस, ठीक है, पचकेगा तभी फूलेगा। तो 1 मिनट के दौरान 72 बार पचक भी जाता है, 72 बार फूल भी जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो 1 मिनट के दौरान हृदय की जो दर होती है कितना होती है? 72 बार, और शीतलन और संकुचन की दर भी कितना होती है? 72 बार। कितना होती है? 72 बार होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो गया, इसको बनाइए। कितना हो गया? अब इसी में नोट करिएगा, इसी में नोट करिए। लिखिए रक्त, रक्त, रक्त लिखिए रक्त। रक्त में शीतलन और संकुचन के कारण, रक्त में शीतलन और संकुचन के कारण रक्त प्रवाह में वृद्धि और कमी होती है। रक्त में शीतलन और संकुचन के कारण, शीतलन और संकुचन के कारण रक्त में शीतलन और संकुचन के कारण इसके प्रवाह में कमी या वृद्धि होती है। इसके प्रवाह में कमी या वृद्धि होती है। इसके प्रवाह में कमी या वृद्धि होती है। हो गया भैया? लिखिए, आगे लिखिएगा। लिखिए, लिखिए रक्त का प्रवाह, रक्त के प्रवाह लिखिएगा, कहा नहीं के, रक्त के प्रवाह की दर, रक्त के प्रवाह की दर रक्त के प्रवाह की दर 120/80 है। रक्त के प्रवाह की दर, रक्त के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, रक्त के प्रवाह की दर 120/80 है। हो गया? लिखिए रक्त का सिस्टोलिक दबाव, सिस्टोलिक दबाव, रक्त का सिस्टोलिक दबाव 120 होता है तथा डायस्टोलिक दबाव 80 होता है। रक्त का सिस्टोलिक दबाव 120 होता है तथा डायस्टोलिक दबाव, डायस्टोलिक दबाव तथा डायस्टोलिक दबाव 180 होता है। हो गया भैया? सॉरी 80 होता है, 80 80 केवल लिखिएगा, 80 होता है। हो गया? अच्छा, ये पूछा हुआ था एग्जाम में कि रक्त के शीतलन और संकुचन में निचली संख्या क्या कहलाती है? 120, 80, 210 या कितना? निचली संख्या कितनी है? 80। तो अगर ऊपरी संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? और निचली संख्या कितनी? सिस्टोलिक कौन सा है? डायस्टोलिक कौन सा? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। अच्छा ये बताइए जरा, हमने लिख दिया ऊपर की संख्या को 220, नीचे की संख्या को 100। ब्लड प्रेशर हाई है या कम है? ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? हमने थोड़ा बदलाव किया। बदलाव हमने ये किया, हमने लिख दिया नीचे की तरफ 60 और ऊपर की तरफ लिख दिया 100। रक्तदाब क्या है? बीपी क्या है? लो, इस कंडीशन में बीपी क्या है? उस कंडीशन में बीपी क्या थी? हाई है। ब्लड प्रेशर क्या रहा था? हाई। इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्या है? कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, सुनिए यहीं से, अगर हम सिस्टोलिक की बात करते हैं, सिस्टोलिक का मतलब क्या है? 120। डायस्टोलिक का मतलब क्या है? 80। ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या। ये बताइए कि रक्त सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के संबंध में रक्त कभी आराम भी करता है क्या? हाँ। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नामक प्रक्रिया होने के उपरांत, यानी एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बाद रक्त क्या करता है? दूसरे सिस्टोलिक डायस्टोलिक के होने के बीच में क्या करेगा? आराम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रक्त आराम करता है हृदय की दो धड़कनों के बीच। तो लिखिएगा हृदय आराम करता है, हृदय, अरे वही रक्त या हृदय कुछ भी लिखिए ना। हृदय आराम करता है, हृदय आराम करता है अपनी दो धड़कनों के बीच, अपनी दो धड़कनों के बीच। हृदय आराम करता है अपनी दो धड़कनों के बीच। हृदय आराम करता है अपनी दो धड़कनों के बीच। हृदय आराम करता है अपनी दो धड़कनों के बीच में। हृदय आराम करता है अपनी दो धड़कनों के बीच में। लिखिएगा रक्त आराम करता है अपनी दो धड़कनों के बीच में। अगर ब्लड सॉरी हृदय को आराम करना है तो कब आराम करेगा? अपनी दो धड़कनों के बीच में। लिखिएगा हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को लवडब के नाम से जाना गया। लवडब, लवडब ऐसे है।
हृदय की धड़कनों को लिखे, लिख नहीं रहे हैं, खाली बोलेंगे इसको। हृदय की धड़कनों को लव डब के नाम से जाना गया। लिखिए, लव डब के नाम से जाना गया। हृदय की धड़कनों को लवडब के नाम से जाना गया। हो गया भैया, इतना हुआ? अब नोट करिए जरा, हृदय की धड़कनों को लवडब के नाम से जाना गया, इतना कर लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखिए लिखिए। अच्छा ये बताइए कि हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में। ये बताइए, दो धड़कनों के बीच कितने सेकंड का गैप होता है? 0 पॉइंट कितना? 0.8। हमें इसमें दो आंकड़े मिलते हैं, एक आंकड़ा हमें सिस्टोलिक से मिलेगा और दूसरा आंकड़ा हमें मिलेगा डायस्टोलिक। डायस्टोलिक के बीच में जो गैप होता है वो 0.3 होता है और सिस्टोलिक के बीच का गैप 0.5, दोनों जोड़ के कितना है? 0.8। तो लिखिएगा, नोट करिए। लिखिए, हृदय की दो धड़कनों के बीच लगा समय, हृदय की दो धड़कनों के बीच लगा समय, हृदय की दो धड़कनों के बीच लगा समय 0.8 सेकेंड है। हृदय की दो धड़कनों के बीच लगा समय 0.8 सेकेंड है। यानी दो धड़कनों के बीच समय लग रहा है तो कितना? 0.8 सेकेंड। अगर इस मानक से आप जाएंगे तो आराम से आप पा पाएंगे कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार धड़क रहा है। बना लेंगे इतना। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा जो हार्ट है, लिखिएगा हृदय एक धड़कन में 70 ml, ये लिखिएगा 70 ml लाल रक्त लाल भी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अगर अशुद्ध होगा तो नहीं, गति धीमी हो जाएगी। लिखिएगा, लाल रक्त 70 ml लाल रक्त प्रवाहित करता है। 70 ml लाल रक्त, लाल को आप शुद्ध भी लिख सकते हैं लेकिन एग्जामिनर ने लाल ही लिखा था तो हमने भी लिख दिया। 70 ml लाल रक्त प्रवाहित करता है एक धड़कन में। अच्छा बताइए, एक धड़कन में अगर 70 ml है तो धड़कन कितनी है? 72 है। कितनी है? 72। तो 70 × 72 देख लीजिए एक बार, 7 × 14, 7 × 7 = 49, 54, यानी कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 5000 कितना होगा? 46। 7 × 14, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5046। तो आप एक तरह से मोटी मोटा हिसाब आप दे सकते हैं कि हृदय अपने पूरे एक चक्र में यानी 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप करता है? लगभग 5 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर। ये आंकड़ा आपका ml में है, 70 ml ब्लड पंप होता है। यानी हृदय अपनी एक कार्य को, मतलब 1 मिनट के समय में कितने लीटर ब्लड को पंप करता है? 5 लीटर। अप्रोक्स कितना? 5 लीटर। यानी 1 मिनट में हृदय के अंदर से 5 लीटर ब्लड आएगा और जाएगा। याद रखिएगा, एंट्री और एग्जिट दोनों, 5 लीटर आता भी और 5 लीटर बाहर भी निकलता है 1 मिनट के दौरान। इतना बना लीजिएगा। हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्लड के समय में संबंध में एक जरूरी बात। देखिए, ये रहा आपका हृदय, ये है हार्ट। अगर इसको आप देख पाएंगे तो हार्ट के चैम्बर है। क्या है? चैम्बर। हार्ट के चैम्बर को आप देख पाएंगे तो हमने यहां से एक लाइन खींच लिया। अब ये लाइन क्या करती है? हार्ट को दाएं और बाएं में बांटेगी ना, हृदय को दो भाग में बांटती है, दायां हिस्सा और दूसरा हिस्सा बायां हिस्सा। और इस बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम लाइन का नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हार्ट को दो भाग में बांट दिया, इस लाइन को हमने क्या कहा? तो सेप्टम। क्या बोला? सेप्टम का नाम दिया। आप देखिए, ऊपर वाला हिस्सा तो ऊपर रह गया और नीचे वाला हिस्सा कहां होगा? तो नीचे होगा। ऊपर वाला ऊपर हिस्सा रह गया और नीचे वाला हिस्सा कहां हो जाएगा? तो नीचे की तरफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देख पाएंगे ये वाला हिस्सा होता है आपका बायां। कौन सा हिस्सा है? बायां। तो नीचे वाला भाग भी क्या होगा? बायां होगा। ये हिस्सा आपका कौन सा है? दायां। और ऊपर वाला हिस्सा भी क्या है? दायां भाग है। इतनी बातें याद रखिएगा। आप सुनिएगा, देखिए जो ये दायां वाला भाग है, ये जो दायां वाला भाग है, इस दाएं वाले भाग से हमारे शरीर की एक नस जुड़ी होती है। हमारे शरीर की एक नस जुड़ी होती है जिसको हम वेना कावा नाम क्या देते हैं? वेना कावा। क्या नाम देते हैं? वेना कावा। याद रखेंगे ना? बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम जरा सा नीचे की तरफ आएंगे इस वाले भाग में तो यहाँ पर एक दरवाजा होता है जिसको हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व कहा गया जिसको हम हिंदी में अर्ध चंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं। बना लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वाल्व। अर्ध चंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वाल्व। बना लीजिएगा, अर्ध चंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वाल्व। अर्ध चंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वाल्व लिख लीजिएगा। अर्ध चंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वाल्व। ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? वेना कावा। और बीच वाली लाइन क्या होती है? सेप्टम होती है। क्या होती है? सेप्टम होती है। आगे है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ वाला जो हिस्सा है, यहाँ वाला, ये बताओ जो क्लास से गया उत्तर कहाँ से प्राप्त करेगा? यार ये सब एकदम दिमाग खराब कर देता है, क्लास से उठ जाता है तो सब जानते हैं। ये सब बाद में वीडियो बनाएगा और वीडियो में ये लिखेगा ना कि हम किसी की बात कर रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की। चलिए मिलेंगे आपसे कल।